हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली सब मस्त हो गए और सब स्वस्थ हो गए। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस सेशन के लिए, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, काफ़ी दिनों मतलब कल से वेट कर रहे थे। दैट इज सीपीसीबी का जो रिक्रूटमेंट आपके लिए ओपन हुआ है, उस रिक्रूटमेंट में आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए जानकारी तो मिल गई, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज है। ठीक है ना, तो वो जानकारी तो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है ना, उसकी प्रिपरेशन वाली। ठीक है ना, कि एक्चुअली क्या है सीपीसीबी और कैसे आप इसमें एंट्री मार सकते हो। ठीक है ना, क्या पेपर रहेगा, बिकॉज पता था चली गया सबको नोटिफिकेशन पढ़ के। तो जितनी भी आपकी जानकारी है सीपीसीबी को लेकर के A to Z, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है ना, अभी ये सेशन जो है ना, ये आपका अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस चैनल पर भी लाइव है। ठीक है, तो बस 1 मिनट का वेट करना, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो मैं उसको रिजॉल्व करके आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, वॉइस बंद होगा थोड़ा सा। हेलो बच्चों, होपफुली अभी आपको मैं लाइव दिख रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा यार ग्लिच था, आप लोगों के ही जितने भाई लोग हैं ना, ठीक है, वो कंप्यूटर साइंस के जितने भी बच्चे हैं ना, वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट करने वाले थे। बिकॉज सेशन आज का जो है ना 2 यूट्यूब चैनल पर लाइव होने वाला था, बस थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट करना पड़ा, सो थैंक यू एवरीवन फॉर द वेटिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं।
और वहाँ से जो है ना आज पूरी की पूरी बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग जितने भी हैं कंप्यूटर साइंस चैनल के वो लोग भी हमारे साथ इसी चैनल पर कनेक्ट कर जाएंगे, बिकॉज वो ग्लिच जो है ना वो सही नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ समर्थ नेमा सर, नेक्स्ट कॉम्बैट कब होगा बच्चा? एक्चुअली वो कॉम्बैट जो था ना वो आपका कोर इंजीनियरिंग जो आपका चैनल है ना उसकी तरफ से था, इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट चैनल है अनअकैडमी का, उसकी तरफ से था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कॉम्बैट भी बहुत जल्द होगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि हम तीनों में से कोई मिले आपको। पहला कॉम्बैट अंकुर सर के साथ में हुआ था, दूसरा कॉम्बैट मेरे साथ आज हुआ था, तीसरा कॉम्बैट जो है ना हो सकता है शैलेंद्र सर के साथ में हो। तो थोड़ा सा आप सभी वेट करिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चा, हेलो हेलो सर, एक ही चैनल पे ले लो, अपने नेट किट पे मैं इसको कर दूंगा डुअल। ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है गाइस, बस मैं स्टार्ट करता हूँ और सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। बस 1 मिनट का मेरे को टाइम और दे देना बच्चा, ठीक है ना। मैं सारी प्रॉब्लम्स को ज़रा सॉर्ट आउट कर लूँ और उसके साथ साथ फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ा, उसके लिए थैंक यू बच्चा, ठीक है। जल्दी से एक बार शेयर कर दो। जो लोग भी भाई क्लास तक पहुँचे थे ना वो सभी के सभी वापस चले गए, उनको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। तो हो जाती हैं कभी कभी, है ना, बड़े बड़े जो चैनल्स होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। चलिए आ जाइए बच्चा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिक्रूटमेंट विच वर रिलीज्ड ऑन द 6th मार्च। मीन्स यस्टरडे हमारे पास में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट भी कर दिया। कुछ लोगों ने बोला सर कि ग्लिच आ रहा है, फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है और फाइल जो है ना वो हैंग कर जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सारे ग्लिच आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आप केयरफुली सुनिएगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। आज के सेशन में ऑलरेडी मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं कि आपको नोटिफिकेशन तो पढ़ लिया है वो तो ठीक है, एक्चुअल में आप लोग कंफ्यूज ये हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे रहता है। कुछ लोग को नहीं पता है कि रिटर्न होता है या फिर हमारे पास में क्या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, अगर रिटर्न अगर होगा तो सिलेबस क्या होगा, अगर सिलेबस अगर डिफाइन हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन अगर लिख करके आ जाओगे तो सर कट ऑफ मार्क कितने होते हैं, अगर कट ऑफ मार्क भी डिसाइड अगर हो जाएगा तो सर कैटेगरी वाइज जो है ना सिलेक्शन कैसे होता है। मतलब कट ऑफ मार्क अगर आपको पता भी चल जाएगा तो वहां पर जो है ना सिलेक्शन आपका इंटरव्यू और आपका रिटर्न का क्या वेटेज रहता है। हर एक चीज जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं एज अ स्टूडेंट, हर क्वेश्चन का आंसर जो है ना मेरे साथ आपको आज मिलेगा। इसलिए सेशन में लास्ट तक कनेक्ट रहिएगा, बिकॉज पता है आपको अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो फैक्ट के साथ में आपके साथ बात करूंगा। सारे के सारे फैक्ट्स जितने भी प्रीवियस हमारे पास में कट ऑफ हैं सभी के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को, है ना बच्चा। एग्जाम कब होगा बेटा? एग्जाम जो है ना हमारा ये आपका एग्जाम अप्रोक्सीमेटली अप्रैल या मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको सब बता दूंगा। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आज मेरे साथ अभी फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पर तो उसको मैं खुद से इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। जो भी अगर मेरे बारे में नहीं जानता है तो उसको मैं खुद से इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं कि माई सेल्फ सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट इन द गेट एंड PSU लेट एग्जाम, हैविंग 10+ year experience in the field of chemical engineering and 5+ year experience in the field of गेट 24 और 25 के लिए जो सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, दैट आर द फील्ड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, प्रोसेस एंड कंट्रोल, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ऑप्शन। द 5 subjects will be entirely covered by me, as well as the PYQs, practice questions, assignment, quizzes, everything will be provided in the YouTube special classes and the plus course also। तो आप मेरे साथ यहाँ से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, कहीं भी आपको नीड होती है आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग ये कि जो लोग भी अभी इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, किसी भी चैनल से हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, केमिकल से हो, किसी भी आप ब्रांच से रिलेट करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो आपके पास हमारा जो लर्निंग ऐप है ना ये होना चाहिए। इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए क्रेडेंशियल्स के साथ में। आप मेरा प्रोफाइल वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जो भी केमिकल वाले हैं तो मेरे को डेफिनेटली फॉलो करें। बेनिफिट्स आपको ये मिल जाएंगे कि जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पेशल क्लास के फॉर्मेट में आप उनको एंजॉय कर पाएंगे। एंड जितने भी मेरे प्लस कोर्सेस हैं, अगर आप प्लस सब्सक्राइबर्स हैं तो आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो कम्युनिटी सेक्शन आपको मिलता है वहाँ पर मैं अगर कुछ भी शेयर करूँगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, वो भी आपके पास तक डायरेक्टली पहुँचेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं तो, ठीक है बच्चा। क्या हो गया? नोटिफिकेशन नहीं आया? प्रहलाद टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। कहाँ से आपको क्या मिलेगा, कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ अगर नहीं मिल रहा है तो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए आ जाइए बच्चा। तो हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिक्रूटमेंट के बारे में। आपको ऑलरेडी पता ही होगा हमारे पास में सेंट्रली ऑर्गेनाइज हमारे पास में आपका डिपार्टमेंट है जिसका मेन पर्पज हमारा क्या है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल्स हैं, ठीक है ना, एज वेल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी भी तरह का हमारा क्या करते हैं वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है ना। तो उन सभी पर जनरली क्या है, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ एक्ट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट्स जो होते हैं आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपके किए जाते हैं। चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, सारे के सारे जो एस्टेब्लिशमेंट आपके होते हैं वो पर्टिकुलरली जो आपके इन्वायरमेंटल कुछ फैक्ट्स या एक्ट्स हैं उनके बेसिस पर किए जाते हैं। तो उन एक्ट्स के रेगुलेशंस को मेंटेन करना ही सीपीसीबी का काम है, कि वो एक्ट्स को फॉलो अप आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास पुलिस का काम होता है ना, क्राइम को चेक करना, क्राइम को कंट्रोल करना। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कहीं पर अपराध हो रहा हो, कहीं पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो रहा हो। तो सिमिलरली हमारे पास सीपीसीबी का काम भी इतना ही, ऐसा तो नहीं कुछ एक्सेस क्वांटिटी में जो है ना आप क्या कर रहे हो, वेस्टेज निकाल रहे हो, या फिर कोई भी एफ्लुएंट आपका निकल रहा है, कोई भी जो वेस्टेज निकल रहा है वो आपका एक्सेस से ज़्यादा है। ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ को मेंटेन करना एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो काम हमारे पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। ऐसे ही हमारे पास हर जितने भी स्टेट हैं, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उनका अपना हमारे पास में क्या है, स्टेट लेवल भी आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। और ये हमारा जो है ना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि ऑल ओवर द इंडिया जो है ना क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऐसे स्टेट के आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, वहां पर भी रिक्रूटमेंट्स निकलते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास में आपका पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर रिक्रूटमेंट्स निकले थे। ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन सभी में भी रिक्रूटमेंट्स निकलते रहते हैं। पहले ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पहले मैं चीज़ों को आपको क्लियर करूंगा। कुछ जो आपके डाउट्स होंगे मैं बीच बीच में लेता रहूंगा। हो सकता है किसी का डाउट अगर मिस हो जाता है, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं लास्ट तक आपका डाउट जरूर ले लूंगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में वेट करते हुए चलिएगा। चलिए, अगर आप पहले सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन सभी ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। अगर बाई चांस अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको अपनी कहानी की स्टार्टिंग जो है ना वहीं से करूंगा, जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज हुआ है वहां पर एक्चुअली क्या क्या है, कैसे कैसे है, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, एवरीथिंग जो है ना वो हमारे पास नोटिफिकेशन से ही क्लियर होगा। तो हम लोग जरा एक बार नोटिफिकेशन के साथ में चलते हैं और वहां से चीज़ों को जो है ना क्लियर करते हैं। ठीक है ना। जो आपको दिख रहा है, तो ये जो आपको पीस दिख रहा है वो नोटिफिकेशन का ही है। ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है कल के दिन 6 मार्च को हमारे पास में रिलीज हुआ था ये। और यहाँ पर आपको पता ही है कि हमारे पास मेनली जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। इसके अंदर में इंटरेस्टेड पावर है किसके लिए, फंक्शंस अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन। ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास में क्या है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो स्टार्ट हुए हैं। पहला ध्यान सुन लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और इसका डेट आप सभी को दिख रहा होगा हमारे पास में। इसका डेट हमारे पास है 6 मार्च। कल सुबह 10 बजे से नोटिफिकेशन हमारे पास में क्या है, आ गया था। और आपका कल से ही हमारे पास में जो है ना नोटिफिकेशन आने के साथ साथ आपका जो फॉर्म फिलअप का क्राइटेरिया है, मतलब फॉर्म फिलिंग का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास में लास्ट डेट आपका सबमिशन का रखा गया एप्लीकेशन का, वो 31 मार्च रखा गया है रात को 12 बजे तक। मतलब लगभग आपके पास अगर देखा जाए तो 24 दिन का पूरा टाइम है, 24 से 25 दिन का पूरा टाइम आपके पास में इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के दौरान अगर कुछ लोग अगर ये सोचेंगे सर 16 तारीख को गेट का रिजल्ट आ रहा है तो उसका कोई फायदा है क्या, आपको पहले बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो फॉर्म आपके लिए ओपन हुआ है, यहाँ पर गेट रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। ऐसा क्यों, अभी आपको आगे पता चलेगा। चलिए, अब अगर बात करते हैं किसके वाइज, अगर आप बात करते हैं वैकेंसीज के लिए, जो नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास दी गई हैं, जो डिफरेंट हमारे पास पोस्ट हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे थे किसके बारे में, पोस्ट के बारे में, लेवल एंड द पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास पोस्ट का दिया गया है कैटेगरी वाइज, SC ST, ठीक है ना, फिजिकली चैलेंज, जनरल, OBC और आपका EWS कैटेगरी, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है। पहले ध्यान से देखिएगा बच्चे जरा, पहला जो हमारे पास में पोस्ट आता है साइंटिस्ट B का पोस्ट आता है। अब एक्चुअली में काफी लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट जो है ना जहां पर हम फिलअप कर सकते हैं, आप लोग किस पोस्ट को फिलअप करने के लिए अप्लीकेबल हैं। तो हमारे साथ आज CSRT के स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हुए हैं, तो उन लोग को लग रहा होगा यार ऐसा कौन सा फॉर्म आ गया जहां CSRT वालों को काम हो गया। ठीक है ना। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोगों के लिए भी सेशन इसीलिए रखा गया है, इसीलिए आपके चैनल पर आपको जो है ना लाइव किया जा रहा था, बिकॉज ये वैकेंसी आपके लिए भी है। ठीक है ना, इसलिए ही आपको कनेक्ट कराया गया है। नाउ तो यहाँ पर साइंटिस्ट B की जो पोस्ट है लेवल 10 का आपका पे मैट्रिक्स रहता है। ठीक है भाई साहब, हमारे पास कुछ ही डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट देते हैं, आपको पता होगा। कुछ ही इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज ऐसी हैं जो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट देती हैं। उनमें सबसे टॉप लेवल पर आपके पास में आता है बार्क, सेकंड टॉप मोस्ट पर आपके पास में आता है क्या, दैट इज DRDO, थर्ड पर आता है आपके पास इसरो। ये 3 आपके पास बॉडीज ऐसी हैं जो साइंटिस्ट की पोस्ट देती हैं। CSRT वालों के लिए एक फॉर्म और रिलीज हुआ था 4 मार्च को, अगर आपने फिलअप किया होगा, दैट इज नीलिट का। NIC का फॉर्म था हमारे पास, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC की तरफ से जो नीलिट है उसके अंदर में साइंटिस्ट की पोस्ट आई है। आपने अगर बाई चांस देखा होगा 4 मार्च को फॉर्म आपका रिलीज हुआ था, अगर नहीं देखा जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है ना। इसका PDF जो है ना आप लोग देख सकते हैं नीलिट की वेबसाइट पर, NIC की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो कुछ ही डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो साइंटिस्ट की पोस्ट आपको देते हैं, तो मैक्सिमम जितने भी हैं ना वो आपको GT की या फिर हमारे पास में क्या मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यही पोस्ट आपको देते हैं।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिल रही है। काफ़ी हमारे पास में क्या है, गस्टेड पोस्ट आपके लिए है। एससी कैटेगरी के अंदर 10 पोस्ट हमारे पास में है, एसटी की 5 पोस्ट हैं, ओबीसी की 15 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट हैं, अनरिजर्व 27 पोस्ट, टोटल 62 पोस्ट हैं आपके लिए। समझिएगा बच्चा ध्यान से जरा, 62 पोस्ट आपके लिए हैं टोटल। साल की शुरुआत जो हो रही है ना, बहुत उम्दा तरीके से हो रही है। बिकॉज आपको अगर मैं बताऊंगा ना कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट इसका हुआ था उसमें कितनी वैकेंसीज आई थी, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी वैकेंसी सर और इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट। तो जो लास्ट रिक्रूटमेंट्स हुए थे ना, और उससे इस टाइम में जो रिक्रूटमेंट मिल रहा है ना भाई साहब, तगड़ा इंक्रीमेंट्स आपको मिला है। तो ये सब कुछ शो करता है कि जो आपके लिए प्लान किया गया है 1.5 साल के अंदर 10 लाख वैकेंट पोजीशन फिल करने का, ये उसी का साइन फिलअप होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे मैं बहुत सारे सेशंस आपके लिए ले चुका हूं जहां पर मैंने आपको बताया है कि बहुत सी वैकेंसीज आपके लिए इस 2022 में भी आई थी और 23 में भी आपके लिए आने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये 62 नंबर ऑफ पोस्ट आपकी साइंटिस्ट बी के लिए हैं। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स किसके लिए हो गई, दैट इज जनरल के लिए। इसके बाद अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, तो वहां पर आपको क्या है, अभी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 35 ईयर्स यहाँ पर पोस्ट के लिए क्या है, एज है। इस फॉर्म को तो मैं भी फिलअप कर सकता हूँ, ठीक है। आ जाइए बच्चा, अगला आपके पास में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का पोस्ट है। इसके लिए जनरली आपके पास में क्या है, जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा अभी। देन असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की हमारे पास में पोस्ट है। देन सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट, यहाँ पर 16 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। जो आपके मतलब की हैं उनको ध्यान से देखिएगा बच्चा, जिनको आपको फिलअप करना है वो आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलो जी, और दूसरा हमारे पास में क्या है, टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट, जहां पर सिर्फ एक पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 16 पोस्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा। 30 साल हमारे पास में क्या है, आपका एज लिमिट दी गई है। अकाउंट्स असिस्टेंट की 2 पोस्ट हमारे पास में है। जूनियर टेक्नीशियन की हमारे पास में 3 पोस्ट हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की हमारे पास में 15 पोस्ट हैं। आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ हमारे पास पोस्ट ऐसी भी है जहां पर हो सकता है कि आपका जो क्राइटेरिया जो है ना, वो आपका जो है ना फुलफिल ना करे, बिकॉज आपका एज हो सकता है क्रॉस कर गया हो, ठीक है ना। 18 से 27 साल के बीच का एज है। 15 पोस्ट हमारे पास। अपर डिवीजन क्लर्क, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए बच्चा। अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर हमारे पास 16 नंबर आप पोस्ट है, 18 से 27 साल के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सभी को मिला करके टोटल जो आपकी पोस्ट आई हैं दैट इज 162 पोस्ट आपकी रिलीज हुई हैं। आप इनका समेसन अगर करेंगे तो हमारे पास में क्या है, 162 पोस्ट आपके पास में रिलीज हुई हैं, ठीक है ना। 162 पोस्ट हमारे पास आई हैं टोटल। चलो जी, अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, काम की चीज सुनते हुए चलो बस। अब देखो जरा ध्यान से, अब बात करते हैं जरा एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो जितने भी लोग SC/ST कैटेगरी से हैं तो 35 तो ऑलरेडी उसने डिक्लेयर किया, 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। जो 40 ईयर्स के हैं ना, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। बाकी जो फिजिकली चैलेंज अनरिजर्व्ड AWS उनको 10 साल का है। OBC SC/ST में 13 और 15 साल का है। जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल का है, ठीक है ना। और जो ग्रुप B और C के हैं उसके हिसाब से जो भी डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, और इसके अलावा ठीक है ना, ये हमारे पास में। और जो भी हमारे पास में क्या है कि जो लोग भी अभी तक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी CPCB में काम कर रहे हैं और जो लगभग 3 साल से कंटिन्यूस अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ग्रुप A और B की पोस्ट के अंदर, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर बाई चांस अगर कोई भी ऐसा अगर है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अगर SC/ST कैटेगरी के उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर OBC कैटेगरी के हैं तो उनको 8 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है आपके पास में, ठीक है ना। चलिए जरा अब ध्यान से देखेंगे बच्चा, हमारे पास में साइंटिस्ट बी के अंदर में जो पर्सनल फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनकी जो बेंचमार्क डिसाइड किए गए हैं कि एक्चुअली कितना हमारे पास में डिसेबिलिटी हो सकती है, जो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर बताया गया है आपका, ठीक है ना। सभी पोस्ट के लिए हमारे पास में फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए बेंचमार्क यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो वो अगर आप बाई चांस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अपना मेन पार्ट, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। हैप्पी होली बच्चे, हैप्पी होली एवरीवन। केमिकल का कॉम्बैट कब होगा गेट 24 के लिए कृष्णा? केमिकल का कॉम्बैट बच्चा तो नहीं होता है, बिकॉज जो कॉम्बैट होता है सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है, स्पेशली केमिकल का नहीं होता है, ठीक है। नीतीश आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा मैं, फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं मैं सबको बताऊंगा। अमन मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। बिकॉज सभी का क्वेश्चन ये रहता है कि फाइनल ईयर एप्लीकेबल है या नहीं है, टेंशन मत लो। अब ध्यान से देखो जरा, साइंटिस्ट बी की पोस्ट की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी गई है, ठीक है ना, 3 तरह क्वालिफिकेशन हमारे पास होती हैं। पहली हमारे पास एसेंशियल होती है, दूसरी हमारे पास डिजायरेबल होती है, ठीक है ना। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर हमारे पास में क्या है,
जो क्वालिफिकेशन दी गई है दैट इज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूशन, सिविल केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बहुत ध्यान से देखिएगा, सिविल केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास डिग्री है, इसके लिए 34 पोस्ट हैं। इन पर्टिकुलर 3 ब्रांचेस के लिए 34 पोस्ट हैं, ठीक है ना। इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, CSRT की, तो इनकी 4 पोस्ट हैं, इसलिए CSRT वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉल किया गया है। CSRT की इस बार 4 पोस्ट हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 पोस्ट, 3 पोस्ट, 1 पोस्ट, 2 पोस्ट जो है ना, और ये 34 पोस्ट जो आपको दिख रही हैं, ये हर बार वेरी करती हैं। लास्ट ईयर तक जो है ना CSRT की पोस्ट नहीं थी, ठीक है ना, वहां पर दूसरी ब्रांचेस की पोस्ट थी। इस बार CSRT की पोस्ट जो है ना वो आपकी क्या निकाली गई है, ठीक है ना। तो ये पहली बार नहीं निकली है, पहली बार पहले आ भी चुकी हैं, लेकिन जो लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुआ था वहां पर CSRT की पोस्ट नहीं थी। इस बार CSRT की पोस्ट आई है, ठीक है ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दूसरा, अब प्रेफरेंशियल ये दिया गया है, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीटेक होना चाहिए। अब प्रेफरेंस दी जा सकती है कि इनको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर है मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो भी एमटेक वाले कैंडिडेट्स हैं ना, उनको प्रेफरेंस मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। एक कैटेगरी ये हो गई। अब इसके बाद अगर बात करते हैं, दैट इज हमारे पास में क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल के अंदर हमारे पास या तो ये होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस, MSc आपके पास केमिस्ट्री से होना चाहिए, एनवायरमेंटल साइंस से होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। इनके लिए 24 पोस्ट हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपने ऊपर देखा था अभी साइंटिस्ट बी की 62 पोस्ट थी, 62 पोस्ट थी। सर यहाँ तो अभी कितनी दिखी मेरे को? 38 ही दिखी है, अभी तो मेरे को 38 दिखी है ना। इनका क्राइटेरिया, इनकी फाइट अलग है, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। इन 34 के साथ में कोई भी फाइट नहीं करेगा, सिर्फ सिविल, केमिकल और एनवायरमेंटल वाले फाइट करेंगे। 34 पोस्ट आप 3 ब्रांच के लिए हैं, 4 पोस्ट CS और IT के लिए सेपरेट हैं, उसमें कोई भी फाइट नहीं करेगा। बाकी जो MSc केमिस्ट्री से और एनवायरमेंटल साइंस से हैं, उनकी जो है ना 24 पोस्ट सेपरेट हैं, और उनका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया नेट या फिर PhD होना चाहिए। तो इनकी 24 पोस्ट में जो है ना आप क्या करने वाले हैं, कोई भी कंपटीशन नहीं करने वाले हैं, मतलब सभी का कंपटीशन अलग अलग सेपरेट कर दिया है। इनको अगर आप टोटल करेंगे तो 62 पोस्ट आ रही हैं, इनको अगर आप टोटल करेंगे तो 62 पोस्ट आ रही हैं बच्चा। ये है हमारे पास 62 पोस्ट, ठीक है। अब चलो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपके पास में, अब कुछ लोग बोलेंगे सर केमिकल के अंदर अगर मेरा पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल है, और आपके पास अगर फाइबर है, पॉलीमर है, पेंट है, प्लास्टिक है, तो वो भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। जिनकी भी डिग्री में केमिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, रासायनिक अभियांत्रिकी जिनकी डिग्री में लिखा हुआ है, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जितने भी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस होती हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। जितने भी लोग स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस के होते हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नाउ अब बात करते हैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। ये आपके लिए है नहीं, बिकॉज आप कोई भी लोग जो है ना लॉ से डिग्री नहीं रखते हो। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करते हैं, कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए, CA वगैरह का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपका डिग्री है नहीं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर बात करते हैं, पॉसिंग मास्टर्स डिग्री इन साइंस, जो MSc वाले हैं और जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। आप लोग कोई भी MSc वाले नहीं हो। नाउ आगे बात करते हैं टेक्निकल सुपरवाइजर के अंदर में आपके पास में क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग IN का डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई भी अगर ऐसा है जो कि IN ब्रांच से रिलेट करता हो, जिसके पास अगर एक्सपीरियंस है, वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चा। एक हमारे लिए क्या होगा, एक तो केमिकल की टेक्निकल पोस्ट आ गई, ओके। अब आप और कौन सी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएट ऑल्सो, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आर्ट ग्रेजुएट हैं, दैट डजंट मैटर, यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए, जो कि है आपके पास बैचलर डिग्री। सेल पास द स्किल टेस्ट ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में क्या होगा, इंटरव्यूज नहीं होते इस पोस्ट के लिए, तो आपको रिटर्न देना होगा, देन आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इस पोस्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ठीक है ना। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल के हो चाहे मैकेनिकल चाहे सिविल, सभी एप्लीकेबल है इसके लिए। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। नाउ दूसरा आपसे बात करता हूं अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, तो आपके पास कॉमर्स का डिग्री होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस के साथ में। देखो ध्यान से, जो सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है इसमें 12th पास मांगा गया है केवल, ठीक है। अब इसको फिलअप करने मत जाइएगा, कोई भी अगर आपका जानने वाला है कोई भी अगर, तो उसको बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर 12th पास मांगा गया है, और 3 साल का आपके पास में क्या है, रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, वो आप फिलअप कर सकते हैं। अगला आप लोगों के लिए जो पोस्ट आ रही है दैट इज अपर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी आप लोग अप्लीकेबल हैं, भरे या ना भरे ये आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अप्लीकेबल हैं। आपके पास डिग्री है,
ठीक है ना, यूनिवर्सिटी और आपका इक्विवेलेंट। आपका यहाँ पर भी एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 35 वर्ड्स इंग्लिश आपके पास रहेंगे, 35 वर्ड्स इंग्लिश के, 30 वर्ड्स आपके रहेंगे हिंदी के। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा। इस पोस्ट के लिए भी आप लोग अप्लीकेबल हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के अंदर में 12 पास हमारे पास रहता है, तो ये एज ए ग्रेजुएट जो है ना, आपको मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इसके लिए अप्लीकेबल हो। देन जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर 12 स्टैंडर्ड है, लोअर डिवीजन क्लर्क के अंदर में 12 स्टैंडर्ड है, फील्ड अटेंडेंट के अंदर 10th स्टैंडर्ड है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर 10th स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनिएगा। अब काफी लोग का क्वेश्चन ये आएगा, सर फाइनल ईयर वाले केदार बेटा, टाइपिंग वर्ड्स का मतलब ये होता है कि 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको कितना करना है, 35 वर्ड्स आपको कवर, मतलब कि 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 1 मिनट के अंदर आप 35 वर्ड्स जो है ना क्या कर सकें, टाइप कर सकें, ये होती है टाइपिंग स्पीड। ठीक है ना, तो टाइपिंग टेस्ट हमारे पास होते हैं। हाँ, कीबोर्ड में टाइप किया जाता है बच्चा, कीबोर्ड पे ही टाइप किया जाता है, हिंदी इंग्लिश आपकी टाइपिंग कराई जाती है। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग अगर भरना चाहते हो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, अगर टाइपिंग का थोड़ा बहुत अगर आपको अगर है तो, या फिर सीख भी सकते हो आप। बाकी आपके लिए जो सबसे बेस्ट पोस्ट है साइंटिस्ट बी की है, जिसके लिए आज हम सेशन ले रहे हैं। आज हमारा पूरा फोकस साइंटिस्ट बी के लिए है। चलिए बच्चा, अब जितने भी लोग हमारे पास में बीटेक फाइनल ईयर के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, ये सब पढ़ने का टाइम आपके पास बाद में रहेगा, मैं आपको तब भी बता दूंगा। हमारा 31 मार्च तक अगर आपके हाथ में रिजल्ट है, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास उसने क्लियरली मेंशन किया है कि बिफोर द कट ऑफ डेट और ऑन द कट ऑफ डेट। पूरी लाइन आप आराम से बैठ के पढ़िएगा, बिफोर द कट ऑफ डेट या ऑन द कट ऑफ डेट 31 मार्च तक अगर आपके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, किसी भी ब्रांच से आप रिलेट करते हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कोई ऐसा है क्या, कोई ऐसा इसके बाद 31 मार्च तक 8th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा? प्रॉबली कोई नहीं होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कट ऑफ डेट तक आपके पास अगर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस अगर आपका क्या है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसने साफ साफ लिख दिया है, देखिए जरा ध्यान से, कि मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय द कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द एक आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो वो लोग जो है ना इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या है, अप्लीकेबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड पास, विल आल्सो बी कंसीडर टू मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसको कंसीडर कर लेंगे। आपके पास डिग्री नहीं आई अभी, रिजल्ट अगर आपका 31 मार्च के पहले आ गया तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिग्री नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं है आपके पास, यस, लेकिन नहीं है अगर आपके पास में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। गौरव ऐसे नहीं बोलते बच्चा, ठीक है ना। आपके पास अभी चांस नहीं है ना, जानकारी लेने में क्या जाता है भाई। ओएनजीसी अगर जानकारी मिलती है, देखते हो ना, सुनते हो ना, तो ये आपको चांस अगली बार मिलेगा। तो जानकारी लेके रखो एटलीस्ट कि क्या होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कैसे आप एंट्री कर सकते हो। हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। मर्जी आपकी है क्या करना चाहते हो क्या नहीं, ठीक है। तो फाइनल ईयर जितना भी है वो अप्लीकेबल नहीं है इस पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए। ये चीज़ बेटा क्लियर हो गई सभी को। आ जाइए बच्चा, अब आगे बात कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के अंदर आया है कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन, यहाँ पर जो है ना आपसे ये बोला जा रहा है कि इन पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए उसने फीस बड़ी अजीब तरीके से दी है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हमारे पास फीस बड़ी अजीब तरीके से लिखी है। उसने क्या लिखी है ये ध्यान से देखिए जरा। 2 आवर्स एग्जाम के लिए हमारे पास में क्या है जो फीस दी गई है, 750 एग्जाम फी है और 250 रुपीज जो है ना टेस्ट सेशन की फीस है। टोटल 1000 रुपीज आपको पे करना है 2 घंटे के एग्जाम के लिए। अब पता ही नहीं सर हमारा एग्जाम 2 घंटे का 1 घंटे का, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। सुनते हुए चलिए बच्चा। पेट्रोकेमिकल को तो मिलेगा चांस नहीं बच्चा, पेट्रोकेमिकल को चांस नहीं मिलेगा। 1 आवर एग्जाम के लिए आपको 350 रुपीज एग्जाम फी पे करनी है, 150 रुपीज आपको टेस्ट सेशन फी पे करनी है, टोटल 500 रुपीज पे करने हैं। अब यहाँ पर उसने कुछ लिमिटेशंस लगा दी हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट SC ST हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है ना, और जो वुमेन, उनके लिए बोला गया है कि पेइंग एग्जाम फी, जो आपका एग्जाम फी है ये आपको पे नहीं करना है। किनको? जो SC ST हैं, फिजिकली चैलेंज हैं और जो गर्ल्स हैं, उनको एग्जाम फी पे नहीं करना है, ये आपको पे नहीं करना है। लेकिन हाउएवर ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे अ टेस्ट सेशन चार्ज ऑफ 250 फॉर 2 आवर। मतलब कि अगर आप गर्ल्स हैं, SC ST हैं या फिजिकली चैलेंज हैं, तो आपको टेस्ट सेशन चार्ज जो है ना या 250 रुपये या 150 रुपये, ये डिपेंड करेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको 250 या 150 रुपये पे करना पड़ेगा। बाकी आपको ये चार्ज नहीं पे करना होगा जो भी SC ST, फिजिकली चैलेंज या गर्ल्स हैं। बाकी जितने भी जनरल हैं, OBC और EWS हैं, तो उन लोगों को सभी को जो है ना ये टोटल फी पे करनी होगी 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़, ठीक है ना, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। ओके बच्चा, ये चीज़ क्लियर हो गए। अमन बेटा फाइनल ईयर के लिए आ रहा है ना, ONGC बोला ना तुमसे, आओ
तुम्हारा स्वागत करता हूं मैं, ठीक है ना। बार्क तुमसे बोल रहा है ना, आओ तुम्हारा स्वागत करता हूं मैं। EIL तुमसे बोला ना, आओ तुम्हारा स्वागत करता हूं मैं। आओ, कितना चाहिए भाई, मिल तो रहा है आपको। चलिए बच्चा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये आपका एग्जामिनेशन फी का क्राइटेरिया है। अब काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पर ये सोचने वाले हैं कि एक्चुअली अब सर क्या करेंगे, कैसे हम लोग को भरना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में जो भी आप फिलअप करने वाले हैं फॉर्म, एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन की गई है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो लोग भी जिस कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं उसने साफ साफ मेंशन किया है आपके पास 31 मार्च के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू के दौरान जाएंगे तो आप सर्टिफिकेट उसके बाद का लेकर करके मत जाएं, ठीक है। तो उसने ये मेंशन कर दिया है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना वो आपका 31 मार्च के पहले का हो, ये क्लियरली उसने मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। कट ऑफ डेट के पहले का आपके पास में क्या है, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। चलो जी, और साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेंट शैल बी हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी आपका होगा तो वहां पर जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा ये सारे के सारे, ठीक है। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया सभी को होपफुली। एक चीज काम की जरा सुन लो, बिकॉज 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 अब आते हैं रुद्रा, सब आएंगे, टेंशन मत लो। नीतीश नहीं देगा बच्चा कॉलेज, ऐसे नहीं देता कॉलेज आपको, ठीक है ना। कॉलेज से अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो कॉलेज आपको क्या करता है, प्री ज्वाइन करने के लिए छुट्टी दे सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको प्री क्या करे, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दे, ये यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है, नहीं दे सकते आपको, ठीक है ना। आप यार प्रोविजनल लेकर के फाइनली क्या करो, आप एग्जाम देने जाओ ही ना, आप प्रोजेक्ट देने जाओ ही ना, फिर क्या करेगा भाई यूनिवर्सिटी, आपके पीछे पीछे घूमेगा क्या। आप तो पीडी से प्रोविजनल लिए घूम रहे हो पास का, और आप तो पेपर देने भी नहीं गए हो, इसलिए ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अंशु, मैं आंसर करूंगा, सुनते हुए चलना। ये जो पूरा का पूरा सिलेक्शन है ये रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा, ये जो पूरा सिलेक्शन है ये रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा। साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट जो आप लोग फिलअप करने के लिए अप्लीकेबल हैं उस पोस्ट में इंटरव्यू भी होगा, बाकी किसी भी पोस्ट में क्या है इंटरव्यू नहीं होगा। साइंटिस्ट बी की पोस्ट में केवल इंटरव्यू होता है, बाकी किसी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, आपके स्किल टेस्ट हो सकता है, टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा जो भी आप पोस्ट फिलअप कर रहे हैं टाइपिंग बेसिस पर, बाकी किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रिटर्न अगर देने जा रहे हैं तो रिटर्न में आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स लाने हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या होता है, वो मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। 35% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। तो 35% मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको इंटरव्यू देने का चांस मिल जाएगा, नहीं। 35% मिनिमम मार्क्स अगर होते हैं तो आप क्या है, क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी और EWS हैं तो आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अदर कैटेगरीज अगर आपके पास में है SC ST फिजिकली चैलेंज एक्स सर्विसमैन तो आपके पास में 25% मार्क्स होने चाहिए। ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया उसने, ठीक है ना। रिटन में 35%, 30%, 25% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो ये माना जाएगा कि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, रिटन क्वालिफाई कर लिया है, आपने उसका कट ऑफ जो है ना क्रॉस कर लिया है, ये उसने पहले डिक्लेयर कर दिया है। बाकी अगर बाई चांस अगर कहीं पर भी टाई होता है तो टाई के लिए क्या, डेट ऑफ बर्थ या फिर टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं। अगर CBT होगा तो CBT मोड कोई भी हो सकता है रिटर्न का, वो CBT भी हो सकता है और आपका वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ये उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में क्या होगा, आपके CBT के मार्क्स के बेसिस पर, अगर टाई अगर होता है CBT के मार्क्स के बेसिस पर आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर, और दूसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऑफ नाम के बेसिस पर आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है बच्चा। चलिए, इतना क्लियर हुआ। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट था वो क्लियर हो गया, फॉर्म से रिलेटेड डाउट सारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब आ रहा हूं मैं धीरे धीरे आगे की तरफ। तो हमारे पास पहला जो आपके पास पार्ट था वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस, सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल साइंस, ये हमारे पास ब्रांच है, और दूसरी हमारे पास में जो ब्रांच है वो है CS और IT। इनका एक्चुअल में सिलेबस क्या होगा, है ना, अगला क्वेश्चन आपके लिए यही था, ठीक है। अब सिलेबस देख लीजिए बच्चा कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है। किसके लिए बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, ठीक है ना। हमारा पूरा का पूरा जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए। देखिए बच्चे ध्यान से, तो जो हमारा रिक्रूटमेंट आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यही कल से जो स्टार्ट हुआ है, कौन सा है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन CPC रिक्रूटमेंट 2022-23 एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022, ठीक है। ये हमारे पास में सिलेबस आपका जो है ना डिक्लेयर किया गया है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है
देयर विल बी OMR या CBT रिटन एग्जामिनेशन होगा, फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। ये चीज क्लियर हो गई, आप सभी को इंटरव्यू भी देना होगा। फॉर द रेस्ट ऑफ द पोस्ट सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट अगर टाइपिंग होगा तो, एंड देयर विल बी नो इंटरव्यू। बाकी बड़ी वाली जितने भी हैं उन सभी के लिए जो है ना अमित, आपको आंसर मिलेगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको सारे आंसर मिलेंगे, आपके 2 घंटे वाला देना है या 1 घंटे वाला देना है, ठीक है ना, वो आपको आंसर अभी सब मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा। तो हमारे पास में जितनी भी साइंटिस्ट बी को छोड़ करके जो बाकी की पोस्ट हैं उनमें कोई भी रिटन इंटरव्यू नहीं होगा, रिटन होगा और क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। आगे देखिए जरा ध्यान से बच्चा, अब आ जाइए, आप यहां से डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा स्लॉट चूज करना है, ठीक है। अब यहां से आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको कौन सा स्लॉट चूज करना है। पहला जो हमारे पास पोस्ट है साइंटिस्ट बी का पोस्ट है। साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए हमारे पास में क्या है, लेवल 10 का पे मैट्रिक्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इसके अंदर जो एप्लीकेबल ब्रांचेस हैं वो सिविल है, केमिकल है और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ये 3 ब्रांचेस एप्लीकेबल है ना बेटा, यस यही 3 ब्रांचेस एप्लीकेबल हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए, केमिकल में, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए, ऑलरेडी पता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का आपका 2 घंटे का रहेगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि पेपर कितने घंटे का देंगे आप, ठीक है ना। तो आप जो देने वाले हैं आपका साइंटिस्ट बी का जो पोस्ट है उसका पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, ये पता चला। और जो सिलेबस आपका है साफ साफ लिखा गया है, सिलेबस एंड एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा, तो हमारे पास में क्या लिखा है, गेट एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर सिविल केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सिविल के लिए CE कोड का पेपर जो गेट का सिलेबस होता है, केमिकल के लिए CH कोड का, और एनवायरमेंटल साइंस के लिए हमारे पास में क्या आएगा, दैट इज ES, ठीक है ना। तो इन पर्टिकुलरली क्या है पेपर कोड का जो सिलेबस है उसने लिंक भी दे दिया है रेफरेंस के लिए। गेट IIT खड़गपुर का उसने लिंक दे दिया है, गेट सिलेबस 2022 का। जब 22 का सिलेबस हो या 23 का सिलेबस हो, गेट का सिलेबस सेम ही है आपका। तो जो सिलेबस रखा है उसने गेट का सिलेबस रखा है। अब बताना जरा, गेट के सिलेबस से सर हमारा भला नहीं होगा, हम गेट करके क्या करेंगे? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बोल रहा है कि भाई साहब हम गेट का सिलेबस देंगे, ठीक है। सुकून मिल रहा है अंदर से कि यार क्या आएगा, जब बात है यार, मतलब कुछ अलग एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी सुकून नहीं है, सुनते हुए चलो जरा, अभी खून खोलेगा थोड़ी देर के बाद। ये है आपका एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। अब जो लोग भी कंप्यूटर साइंस से हैं और CSIT वाले जो लोग भी हैं वो लोग भी सुन ले अपना। जो लोग भी कंप्यूटर साइंस से हैं, इंजीनियरिंग और आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है आपका एग्जाम भी 2 घंटे का होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। इन साइंटिस्ट बी के अंदर में आपका जो सिलेबस रखा गया, गेट एग्जामिनेशन सिलेबस रखा गया कंप्यूटर साइंस के लिए, गेट एग्जामिनेशन सिलेबस रखा गया कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और लेकिन उसने यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की है, CSIT के लिए एक चीज़ और ऐड की है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास एक सिलेबस का रेफरेंस उसने और दिया है, दैट इज दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर में जो हमारे पास एकेडमिक्स में सिलेबस है CSIT का, उसने वो भी बोला है। एक बार आप गेट का सिलेबस और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU का जो सिलेबस है ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कोई डिफरेंसेस हैं क्या, ठीक है ना। तो वो भी आप कवर करना पड़ेगा आपको। CSIT वालों की बात है केवल, बाकी ब्रांचेस की नहीं। तो उनके लिए जो है ना उसने बोला है कि आप यहाँ से सिलेबस ले सकते हैं, ठीक है। तो गेट का सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा। बाकी जितने भी लोग केमिस्ट्री वाले हैं और एनवायरमेंटल साइंस वाले हैं, तो उनके पास मास्टर डिग्री MSc होना चाहिए केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस का। उनका पेपर भी 2 ही घंटे का है, बिकॉज आपको पता है कि साइंटिस्ट बी के लिए हमारे पास में क्या है, केमिकल, एनवायरमेंटल और सिविल, दूसरा CSIT, फिर क्या था केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस से MSc और नेट PhD। ये सारे हमारे क्या साइंटिस्ट बी के अंदर में, इनकी सबकी पोस्ट अलग अलग हैं। 34, 4 और कितनी है 28, ये हमारे पास पोस्ट है 24 पोस्ट। यहाँ पर उसने केमिस्ट्री का सिलेबस दिया, एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस दिया, किसके लिए, गेट का सिलेबस। सबका सिलेबस उसने गेट का ही रखा है, बट्टा समझ में आ रहा है, सिलेबस का सिलेबस गेट का ही रखा है। अब देखो जरा ध्यान से, असिस्टेंट लॉ वाला आप लोग फिलअप करेंगे नहीं, देख लो जरा ध्यान से। अभी ये सारे फॉर्म 1 घंटे के हैं, साइंटिस्ट बी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे फॉर्म आपके जो है ना वो 1 घंटे के आएंगे, ठीक है ना। असिस्टेंट अकाउंट वाला ये भी आप फिलअप करेंगे नहीं, बाई चांस अगर आप लोगों का मन अगर होता है तो। मास्टर डिग्री इन साइंस MSc आपके पास है नहीं, ये भी आप फिलअप करेंगे नहीं, ठीक है। टेक्निकल सुपरवाइजर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी आप फिलअप करेंगे नहीं, 1 घंटे का एग्जाम। असिस्टेंट का बैचलर डिग्री 1 घंटे का एग्जाम है, जहां पर क्या है जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल, GK, इंग्लिश और क्या होगा मैथ्स NCERT 10th लेवल तक की, अगर बाई चांस फिलअप करने का मन हो तो। सिलेबस यहाँ लिखा है। असिस्टेंट मैंने बताया था ना आपके लिए, ठीक है। लेवल 6 का पे ग्रेड है हमारे पास, ये आपका पे ग्रेड रहेगा। यहाँ पर बैचलर डिग्री केवल मांगा गया था। 1 घंटे का पेपर होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, ठीक है ना, एनवायरमेंट से क्वेश्चंस होंगे, GK होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगी NCERT की 10th लेवल तक की। ये सिलेबस उसने बोला है किसके लिए, असिस्टेंट के लिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमारे पास कॉमर्स का डिग्री होना चाहिए, आप फिलअप करेंगे नहीं, ठीक है ना।
और सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th स्टैंडर्ड हमारे पास। अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क मैंने आपसे बोला था ना, यूडीसी के लिए डिग्री होना चाहिए आपके पास। पे ग्रेड आपका ये रखा गया है, ठीक है ना, पे ग्रेड आपका कम होगा काफ़ी, तो अपना साइंटिस्ट बी के लिए फोकस करो। लेकिन तब भी देख लो 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, ये सारे पेपर आपके 1 घंटे वाले हैं, इनका सबका सिलेबस देखो लगभग सेम है, ठीक है ना, इनका सबका सिलेबस लगभग सेम है। चलिए जी, तो ये हमारा था सिलेबस। होपफुली सबको सिलेबस कवर हो गया होगा, होपफुली सभी को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। कुणाल गोयल, आपके डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, डिग्री उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग से चाहिए, ठीक है ना। यस डेफिनेटली, गौरव ने आंसर कर दिया है, उन्हें डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी से नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चा, सभी को सिलेबस कवर हो गया। आ जाइए जरा फिर आगे बात कर लें। सिलेबस तो सबको क्लियर हो गया, गेट का सिलेबस है पूरा का पूरा आपका केमिकल, सिविल और एनवायरमेंटल साइंस वालों के लिए। सीएसआईटी का भी गेट का ही सिलेबस है, लेकिन कुछ उसने एक रेफरेंस दे दिया डीटीयू का, आप एक बार विजिट करके देख लीजिएगा क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की तरफ, ठीक है ना, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा फिर से घूम करके। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की तरफ। क्वेश्चन पेपर पैटर्न जरा देख लेते हैं, साइंटिस्ट बी के लिए क्या पैटर्न रहता है हमारे पास, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैंने बोला था ना पूरे फैक्ट के साथ आऊंगा, कोई भी आपका जो है ना इस पोस्ट के लिए कोई भी आपके पास डाउट रह ही नहीं जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होगी, कोई डाउट आपके बचेगा नहीं दिमाग में, ठीक है। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, उसमें से नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे वो 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने 40 क्वेश्चन हमारे होंगे किसके, नॉन टेक के, 60 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के होंगे। अब नॉन टेक के अंदर हमारे पास में क्या होगा, रुद्रा देखो ना ध्यान से यार बच्चा, रुद्रा यहां पर देखो, सब कुछ आपको आंसर मिलेगा। तो नॉन टेक्निकल के अंदर 40 क्वेश्चन, टेक्निकल के अंदर 60 क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर जब दिखाऊंगा खुद ही पता चल जाएगा। टाइम आपको 2 घंटे का रहने वाला है, टाइम आपके पास 2 घंटे का रहने वाला है। टोटल मार्क्स आपके 100 है, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, 0.25 की। ये क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन नॉन टेक है, 60 क्वेश्चन आपके केमिकल इंजीनियरिंग के होंगे, आपके सिविल इंजीनियरिंग के होंगे, आपके एनवायरमेंटल साइंस के होंगे, ठीक है ना। बाकी आपके सीएस के होंगे, आईटी के होंगे। ये हमारा पैटर्न रहेगा साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, जो लोग भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अब आ जाइए आगे बात करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर एक्चुअली में प्रीवियस ईयर पेपर कुछ दिखाओ तो हम जाने जरा कि आप जो बोल रहे हो सही है कि नहीं, ठीक है। चलो जरा अब बाकी जरा बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन पेपर जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर किसके लिए है, ठीक है ना। हर एक चीज को ध्यान से देखिएगा, जब पढ़ेंगे तभी मानेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस के लिए ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 110 है केमिकल, सिविल और एनवायरमेंटल साइंस के लिए। ये क्वेश्चन पेपर आपके पास में है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2018 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास, कुणाल नोटिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लिखा है, लेकिन जनरली वो केमिकल इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कुणाल, आप थोड़ा सा बने रहना साथ में, आपके सारे डाउट्स हो सकता है खुद ही क्लियर हो जाए। हो सकता है मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको ना बता पा रहा हूं या आप ना समझ पा रहे हो, आप लास्ट तक थोड़ा सा बने रहना, आपको सारे आंसर खुद दिख जाएंगे, खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये जो पेपर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर क्या है, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, ये ऑफलाइन मोड का है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का, जैसा कि बोला गया आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपको पूरा जो शीट रहेगा वो फिलअप करना रहेगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड रोल नंबर कैंडिडेट, पेपर का सब्जेक्ट जो भी है आपका, एग्जामिनेशन सेंटर जो भी है आपका, केमिकल है, सिविल है, एनवायरमेंटल साइंस है, सीएस है, आईटी जो भी है, जो भी आपका रहेगा वो आप फिलअप करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कैंडिडेट सिग्नेचर और इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये सब आपका हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, साफ साफ लिखा, 40 आपके क्वेश्चन जो होंगे, देखो ध्यान से लिख दिया उसने क्या क्या रहने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यूज मिलेंगे एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखिए बच्चा, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। जनरल क्वेश्चंस आपके जो होंगे पार्ट 1 के अंदर 40 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर गिवन इन पार्ट 2 जो कि 60 मार्क्स के होंगे। कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन ए के अंदर 40 मार्क्स हमारे पास होंगे, 1 नंबर के होंगे। सेक्शन बी के अंदर 12 मार्क के होंगे, 3 क्वेश्चन 4 मार्क के होंगे, मतलब 3 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच, ठीक है ना। और सेक्शन सी के अंदर में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा जो होगा वो 8 मार्क का होगा, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन वाला होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पर आपको मैं दिखा दूंगा अभी, ये समझ में आ गया, दोबारा समझा दूं मैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 1 40 मार्क्स का है, पार्ट 2 60 मार्क्स का होगा, ठीक है ना।
उसके अंदर हमारा सेक्शन ए जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी जो होगा वो 12 मार्क्स का होगा, जिसमें से हमारे पास में क्या है 3 क्वेश्चन हमारे होंगे जो कि हमारे पास 4 मार्क्स है। सेक्शन सी के अंदर 8 मार्क्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 40 से 40 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और 40 से 60 कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गया ना, ये पेपर पैटर्न रहेगा आपका। तो जो आपका टेक्निकल सेक्शन रहेगा ना उसी में हमारे पास में ये रहेगा क्या 3 क्वेश्चन ये और 1 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन आपके जो होंगे जो आपके क्या करेंगे 20 मार्क कवर करेंगे लगभग, ठीक है ना। चलो जी ये क्लियर हो गया सभी को। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आपके पास होंगे 0.25 मार्क्स का, 0.25 मार्क्स का हमारे पास में क्या रहेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। अब ये ऑनलाइन लेते हैं बिकॉज अगर ये ऑनलाइन अगर सीबीटी अगर ले लेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे कैसे, बिकॉज जो डिस्क्रिप्शन वाला होता है ना, ये जो लिखने वाला होता है एक्सप्लेनेशन वाला, तो वो आप कैसे करेंगे सीबीटी के अंदर। तो कुछ हिंट मिल रहा है सीबीटी होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, सीबीटी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सीबीटी। परीक्षा हाल के अंदर में तुमको क्या क्या वैलिड है तुम लोग जानते ही हो, इंस्ट्रक्शंस बाद में पढ़ लोगे। आ जाइए बच्चा, ठीक है ना। ये हमारे पास में ये हमारा जो आपका आंसर की का रहता है ना रिव्यू पूरा वो रहेगा, तो उनको गोला करना रहेगा, ठीक है ना। बड़ा पुराना पैटर्न चल रहा है, इनको सर्किल करना, जो भी सही है उसको सर्किल करना होगा आपको। ये इनका आंसर की रहता है, पूरा आंसर शीट रहता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना जो भी चेक करेगा ना इस कॉपी को, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन होता है ना, ये पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन होता है यहाँ पर आपका एवोल्यूशन जो है ना, ये जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं बड़ी बड़ी दिल्ली के या फिर बड़े बड़े एनआईटी से प्रोफेसर्स होते हैं वो कॉपियाँ चेक करने जाते हैं इसकी, ठीक है ना, सीपीसीबी के अंदर में। सीपीसीबी जिन इंस्टीट्यूट से, हाँ अमित डेफिनेटली क्वेश्चन पर यही इंस्टीट्यूट बनाते हैं, ठीक है ना। जो भी मतलब कि उसके आसपास के खास करके, जैसे डीटीयू की बात कर रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन पर बन सकता है, आईटी दिल्ली के प्रोफेसर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखो जरा ध्यान से, तो ये क्वेश्चन पर जब चेक होगा उसकी बात है। आते हैं धीरे से क्वेश्चन पेपर के अंदर। पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है जहां पर 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पार्ट 1 ये जो क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूं ये केमिकल का है हमारे पास, और सिविल का है, और इन्वायरमेंटल साइंस का है। सीएसआरटी वाले थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपका पेपर भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं दोनों के पेपर दिखाऊंगा। चलिए जी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्वेश्चन जो आपको मिलेगा क्या 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, और 40 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्वेश्चन ये आएंगे हमारे किसके नॉन टेक पार्ट के अंदर, आपके जितने भी आपके एक्ट्स होते हैं एनवायरमेंटल एक्ट्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एनवायरमेंटल लॉज हमारे पास में हो गए, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, परमानेंट हार्ड ड्रेस के लिए, ठीक है ना, इनमें से कौन सा हमारा क्या नॉन ल्यूमिनस है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। साउंड ट्रेवल जो है ना किन में से फास्ट ट्रेवल करता है, जनरल जो साइंस होती है ना वहाँ के क्वेश्चंस। या फिर हमारे पास में क्या है कुछ आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कहाँ से पढ़ेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर कहाँ से पढ़ेंगे, मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं सब दिखाऊंगा आपको। चलिए, पेपर का पैटर्न बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है ना। ट्रांसबाउंडी पॉल्यूशन एसिड रेन जो होता है किसकी वजह से होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। काइटो प्रोटोकॉल, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दिख रहा है सभी को। तो ये टोटल मिला करके हमारे पास देखिए जनरल क्वेश्चंस। ब्लूटूथ हमारे पास जो है मोबाइल फोन्स के अंदर जो हमारे पास है, ये जनरली जो है ना नाम जो है फीचर ब्लूटूथ नाउ कॉमन मोबाइल फोन्स किसके नाम पर रखा गया था ये, और इनमें से कौन सा इंसुलेटर, जनरल साइंस से क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास ऐसा नहीं, एप्टीट्यूड भी आपका आएगा धीरे से भी। रेनबो जो हमारे पास है किसकी वजह से बनता है, इनमें से कौन सा जो है ना नॉट वन जिन्होंने ऑस्कर नहीं जीता इनमें से। सन टेम्पल कहाँ पर है, सूर्य हमारे पास मंदिर कहाँ पर है। आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। गुजरात, उत्तराखंड, असम, मिजोरम में से कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट्स, ठीक है ना। द ट्रॉपिक कैंसर जो हमारे पास पास करता है किन में स्टेट से पास करता है, जो आपके पास ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेंगे, देखिए ध्यान से। द वर्ड मीनिंग फॉर द सेमिनरी, इंग्लिश से भी क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन विच आर एंटोनिम ऑफ द वर्ड फॉली, इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस पता चल रहा है बच्चा, हमारे पास जनरल साइंस जीके रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, आपके पास इंग्लिश भी रहेगा। इसके बाद हमारे पास में क्या देखिए सारे क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास में एप्टीट्यूड आ जाएगा, ट्रैवलिंग का हमारे पास में, टाइम आपका डिस्टेंस का है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी हमारे पास में मिलेगा आपको, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन का रहेगा आपका पूरा सीक्वेंस। 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए हमारे पास पाइप एंड सिस्टम, टंकियों वाला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी हमारे पास में, वसल कंटेंट मिक्सचर ऑफ मिल्क रेशियो का क्वेश्चन हमारे पास में, बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। ये भी देखिए एप्टीट्यूड क्वेश्चन हमारे पास में। तो आपके लिए जो एक पार्ट रह जाएगा, मतलब जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाला पार्ट है वो आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, हाँ। तो आपके लिए एनवायरमेंटल वाला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, ठीक है बच्चा। चलो जी, अब आ जाते हैं कहां पर, डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन 31 33। दीस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।
कुछ हमारे पास कॉमन डेटा क्वेश्चन, देखो उसने बोल दिया, मतलब कैसा है, लिंक क्वेश्चन वाले हैं हमारे पास। एक आपको उसने कोड बोल दिया और इसके बाद आप जो है ना उनको कोरिलेट करते रहिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। और मतलब लॉजिकल और जनरल एप्टीट्यूड दोनों आपको मिलेगा यहाँ पर, ओके। ये हमारे पास में आ जाएगा, लॉजिकल एप्टीट्यूड में आ जाएगा हमारे पास में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, फिर से आ गया हमारे पास एनवायरमेंटल से रिलेटेड आ गए, इकोसिस्टम जोन, बायोकार्बन, ठीक है ना, ये सारे आपके पास में आ जाएंगे पार्ट। तो कहाँ से पढ़ना है मैं बता रहा हूँ अभी बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं केमिकल सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, ये दिख रहा होगा पार्ट सभी को, ये पार्ट 2 है हमारे पास। इसके अंदर सेक्शन ए आया पहले, इसके अंदर 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 मार्क के 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। सेंटर्स के बारे में बच्चा, सेंटर्स के बारे में मेरे को आइडिया तो नहीं है यार, यूपीएससी की फीलिंग नहीं है बच्चा, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। नाउ द डिस्चार्ज फॉर द वी नोच इज प्रोपोर्शनल टू एफएम का क्वेश्चन, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप व्हिच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है ना। स्पेसिफिक एनर्जी ई, हमारे पास गेट में भी क्वेश्चन यहाँ से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का काम क्या होता है, मतलब जनरल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एलिमेंटल वाले भी कर लेंगे, सिविल वाले भी कर लेंगे, केमिकल वाले भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर में भाई साहब कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा ना कट ऑफ मार्क्स, तो बहुत ही आपको सरप्राइज लगेगा। ये पॉल्यूटेंट्स हमारे जो होते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स को हम लोग ट्रीट करने के लिए कौन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के पॉल्यूटेंट्स के लिए कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है ना, दिख रहा होगा। चलिए बच्चा, तो इस तरह के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ये पेपर आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। काफ़ी लोग बोलेंगे सर पेपर भेज दो, तो मैं सभी को पेपर जो है ना भेज नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो पेपर कैसे आपको मिलेगा मैं ये भी बता दूंगा आप सभी को। तो यहाँ से देख सकते हैं ईडीटी हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, वाटर सप्लाई टेस्ट परफॉर्म वगैरह करते हैं, तो उसका क्या पर्पज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी जो होती है। ये क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया, यही क्वेश्चन एप्टीट्यूड में था, देखा था आपने, वहाँ एसिड रेन का था, यहाँ पर एसिडिटी का क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मली, ये सिविल वालों को अच्छे से आता होगा, केमिकल वाले इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और देखिए जरा डिसइंफेक्शन हमारे पास इससे क्वेश्चन है, डिजाइनिंग सीवर्स, वेलोसिटी। तो थोड़ा सा जो है ना आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिविल वाले कर लेंगे, केमिकल वाले नहीं कर पाएंगे, कुछ केमिकल वाले कर लेंगे, एनवायरमेंटल वाले नहीं कर पाएंगे, ऐसे होंगे, ठीक है ना। सैंड फिल्टर्स, रैपिड फिल्टर्स, स्लो फिल्ट्रेशन, तो ये आपको अरेंज करना रहेगा। पॉल्यूटेड स्टीम अंडरगोज, और ये लार्ज फ्लोटिंग मैटर के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, किस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि जो भी आपने गेट के लिए पढ़ा है तो उसमें से एप्लीकेशन पार्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, खास करके यूनिट ऑपरेशन वाले पार्ट पर। डोमेस्टिक सीवेज के अंदर रेशियो 5 डे बीओडी का अगर है तो कितना बीओडी हमारा होगा, बीओडी सीओडी से आपके पास क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और सेटलिंग से क्वेश्चन अच्छे खासे मिलेंगे। थोड़ा सा जो है ना आप लोग केमिकल वाले थोड़ा सा सिविल का सिलेबस देख लेना, इनके में एक रहता है एनवायरमेंटल वाला सब्जेक्ट जो रहता है, तो उसको देख लीजिएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इनके में सब्जेक्ट होता है सिविल में, ठीक है ना। चलिए जी, और लीचेट इज अ कलर्ड लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ है, कैसे हमारे कहाँ से मिलता है लीचेट, किसको बोलते हैं। फिल्ट्रेशन अच्छा खासा जो है ना सिविल के अंदर ही पढ़ाया जाता है। चलो जरा सेक्शन ए हमारे पास तो खत्म होता है। अब आ गए सेक्शन बी के अंदर, देखिए बेटा ध्यान से, अब आ जाते हैं सेक्शन बी के अंदर, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास में क्या है, सेक्शन बी के अंदर हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको एक्सप्लेन करना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर पहला बोल रहा है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, हाउ इट इज मेजर्ड, आल्सो लिस्ट सम कंट्रोल मेजर्स। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बाकायदा, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन आपका सीबीटी नहीं हो सकता। सर एनवायरमेंटल सिविल एनवायरमेंटल साइंस में जो सब्जेक्ट होता है, केमिकल में, हाँ बेटा केमिकल का थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट। देखो ऐसा है हमारे पास, पढ़ते हम भी हैं, ऐसा नहीं आपने नहीं पढ़ा, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये इलेक्टिव फॉर्मेट में केमिकल वालों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हम पढ़ते कैसे, हम पढ़ते हैं इलेक्टिव की तरह, बस पास हो जाए हम, ठीक है ना। अब वो चीज़ हमारे आज काम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंटल से रिलेटेड आपके पास में जो कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा कि एनवायरमेंटल वाला पार्ट आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। चलो जी, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया, एक्सप्लेन करिए। फिर हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन विद अप्रोक्सीमेट एग्जांपल केस स्टडी स्केचेस इन प्लांट कंट्रोल मेजर्स टेकन इन एनी एयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर ठीक से पढ़ा तो अच्छे से हो जाएगा ना। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन एटलीस्ट वन सिचुएशन ईच वेयर SPLC, ICP, GC एंड फ्लेम फोटोमीटर आर यूज्ड इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ये जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आल्सो इंडिकेट द पॉल्यूशन पैरामीटर्स व्हिच कैन बी मॉनिटर्ड विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन रेंजेस बाय देयर टेक्निक इन ईच ऑफ द केसेस, ठीक है ना। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था यहाँ पर। देन आ गया सेक्शन सी, देखिए ध्यान से, ये 8 मार्क्स का है सेक्शन सी।
इसके अंदर क्या लिखा गया ध्यान से, कि एक ही क्वेश्चन हमारे पास है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ मास बैलेंस एनर्जी बैलेंस फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक के लिए आपको मास एनर्जी बैलेंस लगाना है। क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द एफ्लुएंट मिशन स्टैंडर्ड, एफ्लुएंट एमिशन स्टैंडर्ड एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन, इनमें आपको क्या करना है, मास एनर्जी बैलेंस लगाना है। क्या गजब भाई साहब पूछा है इसमें तो, है ना। ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, इनमें से किसी एक पर मास और एनर्जी बैलेंस लगाना है। एफ्लुएंट इमिशन स्टैंडर्ड्स पर क्या करना है, या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन, इस पर मास एनर्जी बैलेंस लिखा रहा है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन था 8 मार्क्स का, यहां से क्वेश्चन पेपर आपका खत्म। ठीक है, ये था किसके लिए, ये क्वेश्चन पेपर था हमारा सिविल, केमिकल और एनवायरमेंटल साइंस के लिए। अब आते हैं आईटी और सीएस वालों के लिए। ठीक है बच्चा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जितने भी लोग सीएस आईटी वाले हैं। ठीक है, सीएस आईटी वालों के लिए पेपर है, ये देखिए, ये पेपर सीएसआईटी के लिए है, 2018 का ही पेपर है, 2 घंटे का पेपर आपका भी था, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है ना, और पूरा स्टार्टिंग वैसे ही होगी, सब कुछ आपके लिए वैसे ही रहेगा, कुछ आपके लिए ऐसा नहीं कि सेपरेट होगा। पार्ट 1 के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 के अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए में 40 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी के अंदर आपके 12 मार्क्स के 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होंगे, सेक्शन सी में 8 मार्क्स का। ठीक है ना, पेपर आपका पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा, बस सिलेबस आपका चेंज होगा, बाकी पैटर्न आपका वही रहेगा, जो भी सीएसआईटी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, चलिए ये आपका आंसर शीट, चलिए तो यहाँ पर आपके लिए भी सिलेबस देखिए वही है जैसा था ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब जो नॉन टेक पार्ट होगा वो दोनों के सिमिलर होगा, वो अलग नहीं होगा। नॉन टेक पार्ट सभी के लिए सिमिलर होगा। सर 2021 में तो सीबीटी हुआ था साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, अगर 2021 में अगर सीबीटी अगर हुआ था तो डेफिनेटली फिर से सीबीटी होगा, लेकिन 2021 में पोस्ट आई कब थी राजीव, 2021 में पोस्ट कब आई, कॉन्फिडेंट हो 2021 में सीबीटी हुआ था। ठीक है, आ जाओ देखो जरा, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा सीबीटी हुआ था नाउ। तो ये देखिए हमारे पास पार्ट सिमिलर है, पूरा जैसा पार्ट था ना बाकी ब्रांचेस के लिए वही पार्ट आपका सिमिलर रहेगा, मतलब कुल मिला करके नॉन टेक पार्ट सभी के लिए सिमिलर होगा। देखिए दिख रहा होगा सभी को, काइटो प्रोटोकॉल आपने देखा था ना, वो क्वेश्चन वहां पर भी था, वो क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट हमारे पास सिमिलर मिलेगा आपको, नॉन टेक पार्ट सभी के लिए सिमिलर मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर बेसिक हमारे पास जीके, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और हमारे पास एनवायरमेंटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसके आपके 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और 40 क्वेश्चन के बाद हमारे पास में जो है ना आपका टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 40 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे हमारे, 36, 38, 39, 40 खत्म। पार्ट 2 के अंदर आ जाएंगे, पार्ट 2 के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, जहां पर 40 क्वेश्चंस आपके होंगे सिंगल मार्क्स के। ठीक है ना, 40 क्वेश्चंस हमारे पास सिंगल मार्क्स के होंगे। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, दो 2021 वाला राजीव रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, 2021 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं, अगर 2021 में सीबीटी अगर हुआ है, ठीक है, बिकॉज मेरी जानकारी में जहां तक है कि अभी सीबीटी नहीं हुआ था, अगर बाई चांस अगर हुआ है, मेरे से अगर जानकारी अगर मिस हुई है तो अच्छी बात है, सीबीटी अगर हुआ है तो ठीक है ना, हो सकता है मेरे पास जानकारी ना हो, बिकॉज मेरे को जहां तक अभी जानकारी है सीबीटी नहीं हुआ है, मैं दिखा भी दूंगा कैसे मैं बता रहा था। नाउ ये क्वेश्चंस आपके लिए टेक्निकल वाले रहने वाले हैं बच्चा, सीएसआईटी के लिए ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल के लिए होंगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं बच्चा। ठीक है ना, तो आपके पास ये पार्ट 1 रहेगा आपके पास, जहां पर आपको 40 क्वेश्चंस फेस करने होंगे। ठीक है ना, इसके बाद आपके पास पार्ट 2 स्टार्ट होगा, जहां पर आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे आप लोग पेपर को डाउनलोड करेंगे। दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा ये। ठीक है, चलिए जी, ये आ गया आपका सेक्शन बी। ठीक है ना, सेक्शन बी के अंदर 12 मार्क्स आपको मिलेंगे, जहां पर आपको हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपसे बोला गया, देखिए क्या बात करें, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिलेशन मस्ट हैव अ की, हैंडलिंग नल वैल्यूज इज डिफिकल्ट, ये आप लोग के सिलेबस का है बच्चा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्हाई डू नॉट वी यूज PO3 SMTP, और सेक्शन सी के अंदर 8 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 8 मार्क्स का सेक्शन सी के अंदर। एक्सप्लेन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अ चैलेंज टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को चैलेंज के लिए आपको बोला गया था, ये आपका क्वेश्चन था सिंगल एक 8 मार्क्स का। ये क्वेश्चन पेपर था आपके लिए किसके लिए, ये क्वेश्चन पेपर था CS और IT के लिए। ठीक है, रजत, एक क्वेश्चन को बार बार पोस्ट मत किया करो बच्चा, ठीक है ना,
क्वेश्चन आपका एक बार में पढ़ लिया जाएगा। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम आपके लिए, अगर आपने प्रिपेयर पहले कभी नहीं किया है तो आप प्रिपेयर करते रहिए, कभी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मेरी बातें खराब लग सकती हैं आपको। और ऑलरेडी अगर आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज जो पार्ट आपके लिए नया है सिर्फ आपको उतना ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो है ना आप अच्छी तरीके से खुद के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं गेट सिलेबस से। लेकिन अगर आपने गेट प्रिपरेशन अगर नहीं किया बाई चांस कभी, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपके लिए 1 घंटा 1 महीना भी हो सकता है कम पड़े, 2 महीना भी आपको हो सकता है कम पड़े, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। चलिए जी, प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर ली है, अब कट ऑफ मार्क्स की बात कर लें फिर। नहीं बच्चे फाइनली एलिजिबल नहीं है, मैं स्टार्टिंग बता चुका था फाइनली एलिजिबल नहीं है। अब आते हैं कट ऑफ मार्क्स के लिए, ठीक है। ये जो कट ऑफ मार्क्स आपको मैं बताने वाला हूं, ये कट ऑफ मार्क्स किस बेसिस पर है पहले मैं आपको ये शो कर दूं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। चलिए जरा, ये जो लास्ट रिक्रूटमेंट हमारा हुआ था, ये लास्ट रिक्रूटमेंट कब ओपन हुआ था पहले मैं आपको दिखा देता हूं। लास्ट रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 30 अप्रैल को ओपन हुआ था, ठीक है ना। और जिसके अंदर में साइंटिस्ट बी की 13 पोस्ट आई थी, ठीक है ना। सब कुछ वही था, सब कुछ वही था। हमारे पास में 13 पोस्ट आपकी आई थी लास्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, 2020 में ओपन हुआ था, जिसके इंटरव्यूज अभी लास्ट आपका 25 और 26 फरवरी को फिनिश हुए 2022 में। इसलिए मैं बोल रहा था आपसे बच्चा, ठीक है ना, कि आप एक बार चेक कर लेना क्या वास्तव में आया था कि नहीं आया था राजीव रिक्रूटमेंट, बिकॉज 2020 वाला रिक्रूटमेंट 2022 में फिनिश हुआ है। तो 2021 वाला अगर रिक्रूटमेंट अगर आया होगा तो या तो वो अभी चल रहा होगा, इंटरव्यूज नहीं हुए होंगे, अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैंने उसका फॉलोअप लिया नहीं है 2021 वाले का। 2020 के अंदर 13 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास निकल करके आई थी, और ये भी हमारे पास में क्या हुआ था, ये भी ऑफलाइन एग्जाम ही हुआ था। 13 पोस्ट आई थी आपके साइंटिस्ट बी के लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए ध्यान से देखो जरा, अब यहां पर हमारे पास देखो ध्यान से होता क्या है, जितने भी हमारे पास ब्रांचेस के लोग हैं, ठीक है, ध्यान सुनना जरा, कौन कौन से हैं, सिविल, केमिकल और एनवायरमेंटल साइंस, इनके लिए कितनी पोस्ट हैं अलग हैं। CSIT इनके लिए पोस्ट अलग हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री और क्या है आपके पास एनवायरमेंटल साइंस की जो पोस्ट हमारे पास में है वो हमारे पास अलग है, ठीक है ना। लास्ट ईयर हमारे पास में नेचुरल साइंस और एग्रीकल्चर साइंस की पोस्ट आई थी। ध्यान से देखो जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैं किस लिए लेकर के आया आपके सामने। लास्ट ईयर हमारे पास नेचुरल साइंस एनवायरमेंटल साइंस की पोस्ट आई थी। सिविल एनवायरमेंटल की पोस्ट तो रहती ही रहती है। लास्ट ईयर मैकेनिकल की पोस्ट थी और लास्ट ईयर माइनिंग की पोस्ट थी, एक एक पोस्ट थी इन दोनों की। 2020 वाले का एग्जाम बच्चा जो हुआ था, 2020 वाले का एग्जाम हुआ था मई 2020 में हुआ था, मई में ही हुआ था। गौरव, हाँ अभी भेल का एग्जाम नहीं हुआ जो हम लोगों ने भरा 2022 वाला, पता नहीं अब कब होगा यार, है ना। गवर्नमेंट बॉडीज के लिए हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। ये मई में एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। एग्जाम डेट मैं आपको बता दूंगा, ये मई में हुआ था, ठीक है ना, बता दूंगा अभी कब हुआ था। तो नेचुरल साइंस, मैकेनिकल, माइनिंग ये पोस्ट वहां पर आई थी, इनकी एक एक अलग अलग पोस्ट थी। बाकी हमारे पास सिविल, एनवायरमेंटल और हमारे पास केमिकल की पोस्ट लास्ट टाइम भी थी, ठीक है ना, दिख रहा होगा। केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट हमारे पास लास्ट टाइम भी थी। अब ध्यान से देखो जरा, वहां पर क्वेश्चन पेपर के कई सारे क्या बनते हैं, सेट्स बनते हैं, बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम अगर होता है तो, ऑनलाइन अगर होगा तो भी हमारे पास सिंगल सेट से काम चल जाएगा। तो ऑफलाइन एग्जाम के अंदर टाइम में क्या था, हमारे पास सेट्स बनते थे। तो जितने भी मार्क्स आप ओरिजिनल मार्क्स लेकर के आते हैं इनको नॉर्मलाइज किया जाता था, ये नॉर्मलाइज मार्क्स होते थे, ठीक है ना, नॉर्मलाइज किए जाते थे। तो यहां पर दिख रहा होगा आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, यहाँ आपके एक्चुअल मार्क्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के बाद हमारे पास इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है हमारे पास कि आपने अगर रिटन क्वालिफाई कर लिया, देख रहे हैं रिटन की लिस्ट कितनी लंबी है। देखिए बच्चा, रिटर्न की लिस्ट कितनी लंबी है, यहां से स्टार्ट हो रही है, कितने पेज की, 80 पेज की लिस्ट है। 13 पोस्ट थी मात्र। मैं क्या दिखाना चाहता हूं वो ध्यान से देखो जरा, यही पार्ट आपका सबसे मेन है। 13 पोस्ट के लिए कितने लोग यहां पर देखिए जरा क्या हैं, क्वालिफाई हुए हैं क्या रिटर्न, क्या सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल मिला, देख रहे हो। 80 पेजेस की लिस्ट है ये, 80 पेज की, ठीक है। पूरी मैं खोल भी नहीं पाऊंगा, यहां पर ओपन भी नहीं होगी। 13 पोस्ट के लिए कितने लोग रिटर्न क्वालिफाई हो गए, लेकिन इंटरव्यू कॉल कितनों को आई थी वो भी देखो जरा। जो इंटरव्यू कॉल आपके पास आई थी, ये हमारे पास इंटरव्यू जो हुए हैं 23 फरवरी 22 और 24 फरवरी 22 को हुए हैं, ठीक है बच्चा। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा था, जो चीजें अवेलेबल है वहां से मैं बता रहा हूं आपको। ये इंटरव्यू 23 फरवरी और 24 फरवरी को हुए हैं। यहाँ पर जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था, जिनको इंटरव्यू कॉल था, ये सारी लिस्ट है हमारे पास में, ठीक है। और ये जो टोटल लिस्ट थी इंटरव्यू के लिए कितनी थी, 86 लोगों को कॉल की गई थी इंटरव्यू के लिए, 86 लोगों को, ठीक है। टोटल 13 पोस्ट थी। उस 13 के अंदर में क्या था, उस 13 में क्या था, मैकेनिकल, माइनिंग, सिविल, एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल और
नेचुरल हमारे पास एग्रीकल्चर साइंस, ये सारे 13 के अंदर इन्वॉल्व थे, 13 ही सिलेक्शंस हुए, ठीक है ना, 13 ही सिलेक्शंस हुए। देखो ध्यान से, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए 13 सिलेक्शंस हुए मात्र, ठीक है ना, तो 13 ही सिलेक्शंस हुए। कितने लोगों ने रिटन क्वालिफाई किया दिखा आपको, और कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल आया दिखा आपको। 86 लोगों को इंटरव्यू कॉल था, और इतने लोगों के इंटरव्यूज में कितने, मात्र 13 लोग जो है ना क्या किए गए, सेलेक्ट किए गए, ठीक है। अब एक चीज आप देखो जरा, नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा था साइंटिस्ट बी के अंदर में ओबीसी की 3 पोस्ट थी, ठीक है ना, तो फाइनल रिजल्ट में देखो ओबीसी की 3 ही पोस्ट भरी गई हैं। ओबीसी एक माइनिंग में भरी है, एक ओबीसी केमिकल में भरी है, एक ओबीसी एनवायरमेंटल साइंस में भरी है। तो वो डिपेंड करता है कि जितनी पोस्ट है ना वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कर लेंगे, ब्रांच वाइज अलग अलग कर लेंगे, लेकिन भरेंगे वो उतनी पोस्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। जनरल कैटेगरी की 4 पोस्ट थी, जनरल कैटेगरी की 4 पोस्ट ही भरी गई हैं, एक मैकेनिकल में भरी है, ठीक है ना, एक एनवायरमेंटल में भरी है, एक हमारी सिविल में भरी है, ठीक है ना, एक हमारी एग्रीकल्चर साइंस, 1 2 3 4 पोस्ट हमारी पूरी फिलअप हुई हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, अपने पॉइंट पर वापस आ जाओ जरा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिटन के अंदर में अगर मार्क्स लाने हैं तो अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यस, अब देखो ध्यान से बच्चा, जो कट ऑफ था बिकॉज लास्ट केमिकल था और हमारे पास में क्या था, सिविल और आपके पास एनवायरमेंटल साइंस था, सीएसआरटी का अवेलेबल नहीं है बच्चा मेरे पास, ठीक है ना, तो सीएसआरटी के एक्सपेक्टेशंस आप यहीं से लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 ब्रांच का जो डाटा है, बिकॉज लास्ट जो रिक्रूटमेंट था वहाँ पर सीएसआरटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, मैंने आपको दिखाया भी, वहाँ पर यही ब्रांचेस एप्लीकेबल थी, लास्ट टाइम मैकेनिकल और माइनिंग को रखा गया था, इस बार सीएसआरटी को रखा गया है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास में इन 3 ब्रांचेस के लिए जनरल कैटेगरी के जो मैक्सिमम मार्क्स थे, जनरलाइज मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स जिसको इंटरव्यू कॉल था वो था 80 मार्क्स पर, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए जो इंटरव्यू कॉल था किसमें, एनवायरमेंटल सिविल और केमिकल के लिए, वो 80 मार्क्स पर था, और जो मिनिमम हमारे पास में जो कॉल किया गया था वो 76 वाले का कॉल था, इंटरव्यू का कॉल था। क्वालिफाइड पता नहीं कितने सारे हैं, इसको भी इंटरव्यू कॉल था और इसको भी था, मतलब एक रेंज बता दी मैंने। 80 हाईएस्ट मार्क्स थे जनरल के, जनरल का जो हाईएस्ट मार्क्स जो 80 था उसको कॉल था, और जनरल का जो मिनिमम मार्क्स था वो 76 था, उसको कॉल था। इसका तो अगर आते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए ध्यान से 83.3 पर जो है ना मैक्सिमम पर कॉल था, मिनिमम 73.4 पर कॉल था, ठीक है भाई। उसके हाईएस्ट अगर जनरल से अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको तो कॉल करेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी ना, ये तो कोई भी कर सकता है यार। क्वेश्चन पेपर आपके पास वही है, तो किसी भी जनरल कैटेगरी वाले बंदे से किसी दूसरी कैटेगरी वाले मार्क्स हाईएस्ट हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा हाईएस्ट मार्क्स वाले को। तो ये हाईएस्ट मार्क कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, इतना गया था। तो ईडब्ल्यूएस हाईएस्ट 83.3 और जो कॉल आया था 73.4 पर इंटरव्यू कॉल था, ठीक है। ओबीसी के अंदर बात करते हैं मैक्सिमम 87.2, देख रहे हो ध्यान से, और जो कॉल आया है कहाँ पर, मिनिमम 75.4 तक कॉल गया है ओबीसी में, ठीक है। ये ओबीसी का क्राइटेरिया है, तीनों ब्रांच के लिए है, इसमें ऐसा नहीं कि मैं केमिकल सिविल या एनवायरमेंटल की बात कर रहा हूँ, इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो अगर कोई एनवायरमेंटल साइंस का बंदा अगर 91 मार्क्स लेके आता है, ठीक है, और आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग से हैं, अगर आपके अगर 73 मार्क्स अगर आते हैं तो उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आपका कंपटीशन सिर्फ केमिकल के साथ नहीं, आपका कंपटीशन सिविल और एनवायरमेंटल के साथ भी है। सिविल वाले का कंपटीशन एनवायरमेंटल और केमिकल के साथ है, एनवायरमेंटल वाले कंपटीशन सिविल और केमिकल के साथ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी का कंपटीशन एक दूसरे के साथ में है, तो यहाँ पर मार्क्स आपको हायर से हायर मार्क्स लाने हैं। केदार बेटा मैंने पीवाईक्यू दिखाया, तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कैसे आपको मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा वेट करो, मैं धीरे धीरे आऊँगा ना हर चीज़ की तरफ, पहले ये तो देख लो जरा कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। एससी के अंदर 81.1 मैक्सिमम मार्क्स है, सोचिए जरा, और मिनिमम 70.85 पर कॉल है, मतलब आपके लिए कट ऑफ हो गया ना 70.85, तो आपके लिए 70 ये मार्क्स कट ऑफ हो गए, ये सारे के सारे मार्क्स आपके कट ऑफ मार्क्स हो गए, इसको तो कॉल जाएगा ही जाएगा, लेकिन मिनिमम किस पर गया, 70.85 पर कॉल गया है इंटरव्यू के लिए। एसटी की अगर बात करता हूँ, ये पूरी लिस्ट मैंने देखी है बैठ करके 80 पेज की, तब मैंने ये निकाला है, ये अपने आप नहीं मिला है, पूरी 80 पेज की मैंने लिस्ट देखी है, फिर मैंने कैटेगरी वाइज निकाला है वहाँ से जिनको इंटरव्यू कॉल था, ठीक है। अब ध्यान सुनना ज़रा, यहाँ पर जिसके 80.16, 83.3, 87.2 और 81.1 और एसटी के अंदर 77.1 और ये कट ऑफ 71, जिनके भी हाईएस्ट मार्क्स थे उनका सिलेक्शन पक्का नहीं हुआ है, नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, ठीक है। हर्ष बेटा गेट के बेसिस पर नहीं होता, रिटन एग्जाम होता है। तो यहां पर जितने भी आपको मार्क्स दिख रहे हैं ना हाईएस्ट वाले, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है,
फाइनल लिस्ट के अंदर में। रीजन क्या बताऊं मैं आपको, एक एग्जांपल दिखाऊं मैं, देखो जरा ध्यान से। लाइव एग्जांपल दिखाना ज़्यादा बेटर है ना, इसलिए मैं दिखाना चाहूंगा। देखो देखना जरा ध्यान से, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ध्यान से देखना जरा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में साइंटिस्ट बी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 98.5 मार्क्स है 86.9 पर। नाम देख लो, हिमांशु बंसल नाम है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है इसकी, देख रहे हो। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हिमांशु बंसल नाम है, साइंटिस्ट बी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल केमिकल और इन्वायरमेंटल का एक ही कंपटीशन है ना। कितने नंबर है, 98.5, जनरलाइज करने के बाद 86.9। फाइनल रिजल्ट के अंदर देखो हिमांशु बंसल का नाम है क्या? अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कहीं भी हिमांशु बंसल आपको दिख रहा है? देख लो ध्यान से। सर क्या बताना चाह रहे हो ये तो बताओ मेरे को जरा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कहीं हिमांशु बंसल का नाम है? देखो है कहीं? नहीं है। रिटर्न में टॉप कर दोगे, गारंटी नहीं कि इंटरव्यू तुम्हारा क्या है अच्छा जाएगा। रीजन पता है क्या है? ध्यान से देखो जरा। यस, रीजन पता है, सिर्फ इतना है। रीजन मैं आपको दिखा देता हूं, रीजन सिर्फ इतना है, देखना ध्यान से जरा। ये लो, देखो ध्यान से, कितने नंबर मिले हैं इंटरव्यू के मार्क्स? देख लो कितने मिले हैं, 8 नंबर मात्र मिले हैं। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रिटर्न में तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू भी अच्छा जाना चाहिए। अरे यार, अगला बंदा जब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जब 16 नंबर लेके बैठा है तो तुमको 8 नंबर वाला क्यों कॉल करेगा? देखो ध्यान से जरा। जब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कोई बंदा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बाकी ब्रांच वाला 15 नंबर लेके बैठा है तो 8 नंबर वाले कौन कॉल करेगा? हर्षित पटेल ओबीसी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में 17 नंबर लेके बैठा है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखिए इनसे ज्यादा नंबर वाले लोग बैठे हैं, तो आपको क्यों कॉल करेगा कोई? क्यों आप फाइनली सिलेक्टेड होंगे? तो सिर्फ रिटर्न नहीं, इंटरव्यू का भी वेटेज है, ठीक है? सिर्फ रिटर्न नहीं, इंटरव्यू का भी वेटेज है। सर एक बैच लॉन्च कीजिए सिविल वालों के लिए, डेडिकेटेड फॉर सीपीसीबी रिक्रूटमेंट। बच्चा देखो ऐसा है कि सीपीसीबी के रिक्रूटमेंट के लिए अगर सिविल का अगर कोई बैच अगर लॉन्च भी किया जाएगा तो आप सभी को पता है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना सीरियस नहीं होते एग्जाम के लिए, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम आपका जो कोर्स है गेट का कोर्स है, ठीक है ना। तो सिविल वालों के लिए तो ये एग्जाम बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज आपके अंदर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट भी होता है, ऑलरेडी आपके पास में क्या है, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते भी रहते हैं। आप क्वेश्चन पर जब देखना, फिर वहां पर देखना कि आपको क्या वास्तव में कोई आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है क्या। कुछ टॉपिक आपके ऐसे जिनके आइडिया आपको नहीं है, वो मैं बता दूंगा, आप सभी को बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। जो नॉन टेक पार्ट के अंदर जो आपके एक्ट्स वगैरह आते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट, कहाँ से पढ़ने वो मैं बता दूंगा। बाकी मेरे को नहीं लग रहा है कि अगर आप किसी अगर सिविल की फैकल्टी से रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको कोई देगा, बिकॉज मैं तो केमिकल का हूँ। अगर किसी सिविल या एनवायरमेंटल फैकल्टी से आप बोलोगे तो कोई भी आपको स्पेशली इसके लिए प्रिपेयर लगाने के लिए नहीं बोलेगा, बिकॉज पूरा सिलेबस गेट का है। तो आपसे यही बोला जाएगा कि आप गेट के लेक्चर्स देख सकते हो, यही बोला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर टॉप मार्क्स लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता, रीजन है आपका इंटरव्यू। बंदे के 8 नंबर आए हैं, सोचो वहां पर टॉप में बैठा हुआ है, समझ पा रहे हो? यहां पर टॉप में बैठा हुआ है बंदा, 98 नंबर लेकर के आया था, 96.9 नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, उसका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब इंटरव्यू भी आपका बहुत डिपेंड करेगा। अब ध्यान से सुन लो जरा, अब एक लाइन जरा ध्यान सुन लो, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? सीपीसीबी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ लेना जरा। वो बोल रहा है कि 80:20 का रेशियो रहेगा, 80% मार्क्स आपके रिटर्न के होंगे, 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। तो अगर आपका बाई चांस अगर रिटर्न अच्छा अगर नहीं जा रहा है, अगर इंटरव्यू कॉल अगर आ गई है, तो इंटरव्यू में जान लगा देनी है आपको, समझ रहे हो ना? इंटरव्यू में जान लगा देनी है आपको, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर 5-6 नंबर मिले हैं लोगों को, 8 नंबर मिले और 19 नंबर मिले इंटरव्यू के अंदर, ठीक है? तो 80% आपका क्या रहेगा, 80:20 का रेशियो लेकर के चलते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। 80% मार्क्स आपके किसके रहेंगे, किसका रहेगा? आपके रिटन टेस्ट के रहेंगे, और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो 20% रहेंगे। समझ गए बच्चा? ये आपका रहता है पूरा का पूरा खेल यहाँ पर। तो यही चीज़ CSIT वालों के लिए भी होगी, यही चीज़ आप सभी के लिए भी है, ठीक है? तो ये हमारे पास में रहता है क्राइटेरिया। समझ में आया बच्चा कुछ क्या है कहानी, मैं क्या समझाना चाह रहा था? आप अच्छे नंबर अगर ले आते हैं तो भी आपको इंटरव्यू में दम दिखाना पड़ेगा,
ठीक है ना, बिकॉज उन्होंने देखो क्या किया, रिटर्न को कोई वेटेज दिया, उनके लिए तो रिजर्व अनडिजर्व कैटेगरी का बंदा टॉप बंदा था ना, तो उसको ऑटोमेटिकली इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए। रीज़न क्या, अगर कुछ बताओगे ही नहीं, अगर सामने वाले को इंप्रेस ही नहीं करोगे तो क्यों नंबर देगा आपको। ठीक है, चलिए, कल फॉर्म फिल किया था, पोस्ट अप्लाई करे तब नॉट एलिजिबल आ रहा है। नॉट एलिजिबल आ रहा है मतलब नहीं समझा बच्चा, आपकी एलिजिबिलिटी है तो ही तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना। हाँ, मतलब यहाँ पर इंटरव्यू का भी आपको जो है ना वेटेज मिलेगा। आ जाइए बच्चा, अब आप लोग का जो डाउट आ रहा है पहले मैं वो डिक्लेयर कर देता हूँ जरा, ठीक है ना, जो आ रहा है सिलेबस वाला, इसका सिलेबस कहाँ से करना है, ठीक है, फिर मैं आपको फिनिश करता हूँ यहाँ से। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, वेबसाइट खोल लोगे सभी लोग, सीपीसीबी की वेबसाइट खोल लोगे, ये सीपीसीबी की आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपको कहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखो जरा, तो जितना भी पार्ट आपका एनवायरमेंटल एक्ट वाला है ना बच्चा, जितना भी पार्ट आपका एनवायरमेंटल एक्ट वाला है, कहाँ से क्या करना है वो आपको यहाँ मिलेगा। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सब आपको मिल जाएगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जितने भी हमारे पास में क्या पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स हैं, रूल्स एंड नोटिफिकेशन, ये ग्रीन बुक यहाँ पर है, आप इसको आराम से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। 1270 पेज की है, आपको सिर्फ अपने क्या करने हैं, टाइटल देखने हैं, डिटेल मत पढ़ने बैठ जाना। ये पूरी ग्रीन बुक है आपकी, इसके अंदर सारे एक्ट्स आपके आ जाते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सारे इसके अंदर में आपके एक्ट्स आ जाएंगे, तो जितने भी आपके नॉर्मल एक्ट्स हैं ना उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो एक्ट सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जितने भी आपके देखिए। स्टैंडर्ड मॉडिफाइड अंडर द वाटर प्रिवेंशन के लिए एक्ट आया था 1974 में, एयर के लिए आया था 81 में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है ना। ऐसे ही पूछेंगे आपसे, वो ऐसे ही पूछेंगे। डिवीजन लिखना है विजाग, डिवीजन मतलब कैसा पूछ रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन तो नहीं पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है। बाकी बिकॉज पोस्ट तो हमारी साइंटिस्ट बी की है, तो पोस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिवीजन का ऑप्शन नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी अगर बन रहा है तो ध्यान से देख लेना किसके लिए बोल रहा है, मेरे को ये बताओ जरा, डिवीजन कहाँ पर पूछ रहा है। तो ये बुक से आप देख सकते हो, एक पार्ट आपको ये पता चला, ठीक है ना। दूसरा आपके पास एक्ट्स आप यहाँ से भी देख सकते हो, नंबर 29 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप देख सकते हो। रूल्स जितने भी हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रूल्स जो है ना वो आप देख सकते हो, यहीं पर मिलेगा, इन्हीं की वेबसाइट पर है, ठीक है ना। अब देखो जरा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर हमारे पास अगर आप बात करते हैं, ये आपने देखा हमारे पास ग्रीन बुक देखी, इसके अंदर वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे। वाटर पॉल्यूशन के हमारे पास में जितने भी हैं, आप इतना पढ़ भी लोगे ना तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल डीप में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल के जो पॉल्यूशन के एक्ट्स हैं, जो रूल्स हमारे पास हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन मत देखना, ये देखना सारे, ठीक है ना। एयर पॉल्यूशन के आपके पास यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं, देखिए एक्ट्स रूल्स सारे अवेलेबल है आपके पास। नॉइस पॉल्यूशन के भी आपके पास सारे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। ये देखिए नॉइस पॉल्यूशन के लिए भी सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, रूल्स अवेलेबल हैं सारे। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हजार्डियस वेस्ट आता है, इसके भी हमारे पास सारे एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट रूल, सेकंड थर्ड फोर्थ जितने अमेंडमेंट रूल्स हैं सारे आए थे, वो आप सभी को दिख रहा होगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, डिवीजन 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 दिखा रहा है। रुको अभी मैं फॉर्म ओपन करके देखता हूँ, रुको जरा, ठीक है ना, मैं भी फॉर्म ओपन करके देखूंगा, टेंशन मत लो, सारी समस्या का समाधान होना चाहिए ना। तो यहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट आपको दिख जाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जो आप लोग को नहीं पता है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। अब बात आती है कि PYQ कहाँ से डाउनलोड करना है। एज क्राइटेरिया पास, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फेल्ड, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। इसमें थोड़ा सा वेट करो, अभी हम लोग चेक करेंगे जरा ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं अपना फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर देखूंगा, अगर मेरा अगर फिलअप हो जाएगा तो मतलब मैं चेक कर लूंगा कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब अच्छा आगे देख लो, अब आता है क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस कहाँ से कर लेनी है। जॉब्स के अंदर जाएंगे, देखो जॉब्स कहाँ पर लिखा हुआ, बहुत छोटा सा लिखा हुआ, मिलता नहीं जल्दी। जॉब्स के अंदर आप जाएंगे तो जॉब्स के अंदर आपके पास में देखो यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा जो रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ है 6 मार्च को, इसका नोटिफिकेशन रिजल्ट आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दिख रहा है सभी को, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे। सिविल, एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल के आ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी।
जिनके भी पेपर्स होते हैं वो सारे पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। केमिकल का पोस्ट कर देंगे तो केमिकल का देखिए पूरा ओपन हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर CSRT का अगर क्लिक कर देंगे CSRT का ओपन हो जाएगा। जो भी आप चाहते हैं पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। ये पहले ध्यान से देख लीजिएगा, ये पेपर सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिला है हमारे पास, जॉब्स में जाकर के। यहाँ जॉब्स में जाकर के आप देखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा आपके पास पार्ट, जॉब्स के अंदर दोबारा देख लीजिए, जॉब्स के अंदर जाकर के हमारे पास यहाँ पर आएगा रिजल्ट रिक्रूटमेंट न्यूज़, आपको देखना नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। चलिए जी, चलो जरा देख लेते हैं। यहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई करना है सभी को, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द जॉब सेट CPCB जो कल से ओपन हुआ है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, ओहो, सतर्क और सावधान हो जाइए। IIT दिल्ली का जो है ना भाई साहब, IIT दिल्ली इसमें जो है ना पेपर बनाएगा और चेक भी करेगा, ठीक है। IIT दिल्ली का यहाँ पर साफ साफ वो दिख रहा है, इतने सारे लिंक्स हैं। चलो, पूरा डाटा हैंडलिंग IIT दिल्ली के पास में, एडमिन वहीं से कर रहा है, तो पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा मेरे को। चलो, अब मैं यहाँ पर लाइव जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता हूँ। रीज़न ये है कि मेरे को यहाँ पर अपनी मेल ID मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, जो कि अनअकैडमी की तरफ से लीगली मेरे को शेयर नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है ना, स्टूडेंट के साथ में, इसलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊँगा बच्चा, ठीक है ना। तो एक काम कर लेना, ठीक है, मेरी बात को सुनो ज़रा। 31 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है, सुन लो ज़रा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 31 मार्च लास्ट डेट है। उसी फॉर्म को किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके देख लो। कभी कभी ब्राउज़र के इश्यूज़ आते हैं, जैसे SPCL वाले फॉर्म में आ रहा था, HRL वाले फॉर्म में, या फिर थोड़ा सा वेट कर लो 1-2 दिन का, हो सकता है कुछ ये टेक्निकल ग्लिच जो है ना ये दूर कर दी जाए। अगर बाई चांस तब भी अगर आपके पास कोई इशू अगर आ रहा है, ध्यान से देखो ज़रा, अगर आपके पास तब भी कोई अगर इशू आ रहा है तो हमारे पास में इधर देखो ध्यान से क्या लिखा है, फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल ID भी लिखा हुआ है। अगर बाई चांस कोई अगर इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। मनोज बेटा PWD का सीट है, PWD का सीट है, ठीक है, PWD का सीट है। फिजिकली चैलेंज के लिए सीट्स जो है ना यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं बेटा, तो फिजिकली चैलेंज के लिए सीट्स हैं। आप नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा खुद ही। ऑलरेडी स्टार्टिंग बता चुका हूँ वैसे, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से जाकर के देख सकते हो एक बार, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलो देखो जरा, टोटल जो हमारे पास पोस्ट दे रहा है ना 62 पोस्ट के लिए साइंटिस्ट B के लिए, यहाँ पर उसमें फिजिकली चैलेंज के लिए साइंटिस्ट B में पोस्ट है कि नहीं मेरे को ये देखना पड़ेगा। आउट ऑफ 62 पोस्ट साइंटिस्ट B 3 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है मनोज, 3 पोस्ट हैं फिजिकली चैलेंज के लिए और 3 पोस्ट हमारे पास में है आपके पास में PWBD के लिए, ठीक है। किसके अंदर, साइंटिस्ट B के अंदर है पोस्ट आपकी। मेल ID इनवैलिड आ रहा है, कौन सा मेल ID बेटा, स्मिथ, जो दिया जा रहा है इन लोगों ने जो दिया है, ये वाला है मेल ID cpcb@admin.it.dc.in। अनूप CTC, अरे यार बच्चा CTC यार, लो CTC, देखो ध्यान से कितना CTC मिलेगा, लो निकाल सकते हो कितना आएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपका 12 to 13 LPA का आता है, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 LPA का आता है, दिख रहा है यहाँ पर। लेवल 10 का पे स्केल है, अच्छा खासा आएगा आपका। कट ऑफ कितना जाएगा PWD में बेटा, लास्ट ईयर जहाँ तक मेरे पास जो है, लास्ट ईयर PWD में जो है ना कट ऑफ तो मेरे को नहीं दिखा है, ठीक है ना। लास्ट ईयर देखिए यहाँ पर कैटेगरी के अंदर फिजिकली चैलेंज कोई है क्या, तो बस मैंने मेंशन ही नहीं किया है तो मैं भूल गया हूँ। ये रुक जाओ मैं बता देता हूँ, सब यहीं पर मिल जाएगा। फिजिकली चैलेंज पोस्ट थी या नहीं थी लास्ट ईयर, ये भी मेरे को देखना पड़ेगा ना, बिकॉज सारी पोस्ट आपको जो दिख रही होंगी OBC अनरिजर्व्ड SC ST की दिख रही होंगी। फिजिकली चैलेंज के लास्ट ईयर जहाँ तक पोस्ट ही नहीं थी, ठीक है ना। आपका कट ऑफ काफ़ी लो रहेगा, टेंशन मत लो आप, कट ऑफ आपका काफ़ी लो रहेगा फिजिकली चैलेंज के अंदर, ठीक है। लास्ट ईयर बेटा पोस्ट नहीं थी फिजिकली चैलेंज के लिए, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है ना। लास्ट ईयर फिजिकली चैलेंज के लिए पोस्ट नहीं थी, ओके। तो अब ये मान के चलो, बाकी जो आपको दिख रहा है
तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए फिजिकली चैलेंज के लिए आपके पास में कट ऑफ जो है ना कम से कम जो है ना आपका 60 नंबर तो जाएगा ये, ठीक है ना, 60 नंबर जाएगा। अनूप बेटा अनूप स्टार्टिंग से तो तुम आए हो ना, नहीं आए थे, पूरा सन दोबारा देखना तुम, ठीक है, तुम्हारा ये पनिशमेंट है। चलो और कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ लो आप लोग, होपफुली काफी इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल गई होगी। ऋषभ बोल रहा है देखो फाइनल ईयर तो नहीं हो, नहीं वो 2022 पास आउट है बच्चा। ये कट ऑफ लिखा, देखो ध्यान से, ये कट ऑफ लिखा है, ठीक है अनूप, ये कट ऑफ लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 76.6 था इंटरव्यू के लिए, 76.6 था इंटरव्यू के लिए जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 73.4, ओबीसी के लिए 75.4 और एससी के लिए 70.85, एसटी के लिए 70 है, ठीक है, ये कट ऑफ था तुम्हारा। ओके, सब कुछ पता चल गया। अब कोई क्वेश्चन है सर, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कट ऑफ कितना जाता है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कितने नंबर का आता है, कितने घंटे का होता है, सब पता चल गया। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, वहाँ से आपको एक लेवल मिल जाएगा। सिविल वालों को, एनवायरमेंटल वालों को ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा केमिकल वालों के लिए चीज़ें जो है ना आउट ऑफ सिलेबस हो जाती हैं, बिकॉज आपको इतना आइडिया नहीं होता है, ठीक है ना। होपफुली सीबीटी होना चाहिए, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा है कि अब यार कोई कॉपी पेपर पेन वाला लेगा, बिकॉज 2020 में अगर ये हुआ है भाई, 2018 का पेपर तो हमने देखा, तो 2018 से 2023 आ गया, मैं मान सकता था 5 साल हो गए, हो सकता है सीबीटी करा लें, लेकिन 2020 में अगर उसने एग्जाम अगर लिया था, ठीक है, 2021 के अंदर बोल रहे हैं कि सीबीटी अगर हुआ है तो हो सकता है भाई हमारे पास में जो है ना आपका सीपीसीबी इस बार भी तो आपका सीबीटी करा ले, ठीक है। तो वहां पर जानते हो सूरज क्या हो सकता है, जो चीज़ आप हाथ से लिखते हो ना वो चीज़ टाइप करके लिखनी होगी आपको सीबीटी के अंदर, लेकिन लेगा पैटर्न यही रखेगा, वो पैटर्न यही रखेगा। सर ये सारी पीडीएफ्स मिलेंगी बच्चा, इन पीडीएफ का अच्छा क्या करोगे आप मेरे को ये बताओ जरा, जितनी भी पीडीएफ आपको मैंने दिखाई इनका क्या करोगे, कुछ करना चाहते हो तो बताओ फिर कहां से मिलेगी। देखो ध्यान से, तुम लोग को सब कुछ चाहिए, देखो ध्यान से कहां से पीडीएफ मिलेगी। रिजल्ट एंड रिक्रूटमेंट न्यूज में चले जाना क्लिक करके, यहां पर देखिए सिलेबस लिखा हुआ है, पहला हेडिंग है सिलेबस का, ठीक है, दिख रहा है। सिलेबस में सिर्फ गेट का सिलेबस दिखा रहा है, गेट का सिलेबस ही रहता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है ना, कुछ पार्ट एनवायरमेंटल साइंस वाला जो है या फिर हमारे पास में जो है, तो वो गेट के सिलेबस में जो पूछता है, तो एक काम करना, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, ठीक है, क्या करना है सुनो। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का गेट का क्वेश्चन पेपर, सिविल इंजीनियरिंग का गेट का क्वेश्चन पेपर और केमिकल का, ये तीनों ब्रांचेस के गेट के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। एक मूल मंत्र मैंने आपको बता दिया, जो लोग चले गए वो चले जान दो, एनवायरमेंटल, सिविल और केमिकल, इन तीनों ब्रांच के गेट के क्वेश्चन, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगा। जिसको जो भी डाउनलोड करना है सब यहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट तुम्हारा आया था ये 30 अप्रैल वाला जो था, इसका रिजल्ट 13 पोस्ट के लिए देखो यहाँ पर आया था, और जो फाइनल कट ऑफ था कहाँ पर मेंशन किया गया, इंटरव्यू का जो लिस्ट है ना यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो मिलता सब कुछ है, आप कितना लेना चाहते हो, ठीक है। चलो जी, और कोई डाउट किसी के पास। गेट 2022 का सिलेबस, हाँ बच्चा गेट 2022 का सिलेबस बोला, गेट 2022 का हो या 23 का सिलेबस तो सेम ही होता है ना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना छोटे मोटे क्वेश्चंस, देखो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जिनका कनेक्शन एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट इनसे हो, ठीक है। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जिनका कनेक्शन किससे हो, एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट या फिर नॉइज से हो, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। बाकी जो भी कोर के आपके सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। मनोज मैक्सिमम कितने पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं आप, अलग अलग पोस्ट के लिए कर सकते हो, बस ये है कि आपका एग्जाम ऐसा ना हो सेम डे पड़ जाए, ठीक है। आप कर सकते हो लेकिन आपका हो सकता है एग्जाम आपका सेम डे ही पड़ जाए। आईआईटी दिल्ली होपफुली सीबीटी लेगा, ये आईआईटी दिल्ली थोड़ी ना डिसाइड करेगा, आईआईटी दिल्ली सिर्फ इनका डाटा मैनेजमेंट कर रहा है, आईआईटी दिल्ली इनको क्वेश्चन पेपर बना के देगा, ये डिसीजन जो है ना उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का होगा कि उन्हें सीबीटी कराना है, कि जो उनका पैनल होगा, उनका रिक्रूटमेंट जो पैनल होगा वो डिसीजन लेगा, जहां तक सीबीटी होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम मई में होता है, एग्जाम मई में होता है। मैंने पीडीएफ बंद कर दी क्या,
एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इंटरव्यू है, हाँ। अरे मिल गया, आंसर मिल गया भाई, सीबीटी का आंसर मिल गया यार। ना हमने देखा ना तुमने देखा, जाते जाते सबने देखा। देखो ध्यान से, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट हेल्ड ऑन 11/9/21 सितंबर में एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, लो जी आंसर मिल गया सबको। 13 पोस्ट के लिए 11 सितंबर 21 को ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, खत्म हो गया। लो, ऑफलाइन होना नहीं, ऑनलाइन होना है। ठीक, सारे आंसर यहीं छुपे होते हैं, बस ढूंढने की जरूरत होती है। 11 सितंबर 21 को हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट हमारा हुआ था, ठीक है ना। और 23 फरवरी 24 फरवरी को इसके इंटरव्यू हुए थे 13 पोस्ट के लिए, और ये फाइनली हमारे पास में लोग सेलेक्ट हुए थे। ये उनका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। मनोज अपर डिवीजन क्लर्क जनरली एक हमारे पास में नॉन गजटेड पोस्ट होता है। तो अगर आपके पास कोई अगर टेक्निकल डिग्री अगर है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइंटिस्ट बी का पोस्ट भरिए, ठीक है। चलो, राजीव सही कह रहा था फिर, ठीक है ना, मैंने ही गौर नहीं किया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लियर हो गया कि सीबीटी होने वाला है। हाँ, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट के लिए ही फीस ले रहे हैं, 250 रुपये 150 रुपये जो फीस ले रहे हैं वो ऑनलाइन टेस्ट की ही ले रहे हैं फिर। चलिए जी, क्लियर हो गया यहाँ से सभी को। और कोई क्वेश्चन बचे हैं? हाँ, हो सकता है, हो सकता है इस बार सीबीटी ही होगा। लास्ट वाला 2020 वाला भी सीबीटी हुआ है, ठीक है, मतलब कि हमारा ये वाला भी सीबीटी होगा। ओके, तो वहां पर जितनी चीजें आप लोगों ने हाथ से लिखते हो ना, हो सकता है वहां पर वो टाइप करके लिखाएं, या कुछ और करा सकते हैं, कुछ और भी करा सकते हैं। प्रीवियस ईयर कटा बेटा यहीं से निकाला मैंने, ठीक है ना, ये सब अवेलेबल है, यहीं से निकाला है। देखो ये नंबर दिए हुए हैं सारी ब्रांचेस के, इन्हीं नंबरों से निकाला मैंने खोजबीन करके। यहीं से निकाला बच्चा, ठीक है। यहाँ से रिटर्न का निकला है, यहाँ से इंटरव्यू का निकला है, सारा टोटली जो सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, वहाँ सब कुछ मिला है। और कोई डाउट? चलो फिर खत्म करें आज की बातचीत को। होपफुली सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? कौन सा पीडीएफ बेटा? आपको इन सब पीडीएफ की जरूरत क्या है बच्चा? मनोज मैंने बता दिया वैसे कहाँ से मिलेगा। आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जॉब वाले पोर्टल के अंदर आप जाओगे आपको मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ से आपको कोई लेना देना नहीं है। अपना फोकस ये रखिए, आपके सामने कट ऑफ लिखा हुआ है, इन कट ऑफ पर आप थोड़ा सा फोकस रखो, और कैसे आपको प्रिपेयर करना है उस पर फोकस करिए, ठीक है ना। देखो ये कट ऑफ मैंने सारी पीडीएफ से बैठ करके खुद निकाला है, कट ऑफ की पीडीएफ कहीं अवेलेबल नहीं है। ये मैंने कट ऑफ सारी पीडीएफ को देख करके खुद बनाया है, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप सारी पीडीएफ देख सकते हो, उसमें सबके नंबर देख सकते हो, लेकिन ये जो मैंने मार्क्स निकाले हैं ये मैंने खुद निकाले हैं कैलकुलेट करके। हाँ बेटा, सबका पेपर सेम रहता है, सिविल केमिकल और ईएस का पेपर सेम होता है। एनवायरमेंटल का जो रहता है पेपर आपका, तीनों का सेम होगा, ठीक है। चलिए फिर आज के वार्तालाप को फिर फिनिश किया जाए। दूसरा तुम लोगों के लिए एक बड़ा रिक्रूटमेंट, देखो जरा 162 पोस्ट, 62 पोस्ट आई हैं। 13 पोस्ट थी 2020 में, और 62 पोस्ट 62 पोस्ट आई हैं क्या यहाँ पर आपकी 2023 में। 5 गुना पोस्ट इंक्रीज हुई हैं, 5 गुना, 5 टाइम्स पोस्ट। 13 पोस्ट थी, ठीक है ना, 13 पोस्ट थी हमारे पास में, और कितनी पोस्ट हैं 62 पोस्ट हमारे पास आई हैं आपकी किसके लिए, साइंटिस्ट बी के लिए। समझ सकते हो ना, ये एक अच्छा साइन आपको मिल रहा है कि 2023 के अंदर ऐसे बहुत से रिक्रूटमेंट्स आपको मिलेंगे जहां पर नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज होकर के आएंगी। एक एग्जांपल आपके सामने है, ओएनजीसी ने लास्ट ईयर 60+ पोस्ट निकाली थी केमिकल के लिए, ठीक है ना। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया इसका, इंटरव्यूज चल रहे हैं आपके, हो चुके हैं। 60+ पोस्ट हमारे पास में आई थी आपका ओएनजीसी के लिए, इस बार भी लगभग उतनी पोस्ट तो आनी है। तो कमर कस लीजिए, ठीक है ना। रिजल्ट 16 तारीख को आने वाला है, आराम से सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। कल अच्छे से होली सेलिब्रेट करिए, और अपना फोकस जो है ना वो फोकस अपना मेंटेन करके रखिए, चाहे वो सीपीसीबी हो, चाहे वो आपका भेल का एग्जाम हो, चाहे एसपीसीएल हो, चाहे आरसीएफएल हो, कोई भी रिटर्न का अगर मौका मिलता है तो उसको ताबड़तोड़ जो है ना फोड़ के आना है, ठीक है। संत झा बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई है कि हमारे पास में तीनों का जो कॉमन पार्ट है ना वो आपको स्टडी करना है। अब
सिविल वाले सीआरई स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम आपको कंक्रीट स्टडी नहीं करेंगे सिविल का। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है ना, वहां से पेपर बनता है, ठीक है। राजीव, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए दिन ही दिन है आपके पास, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है ना। देखो लास्ट टाइम एग्जाम क्या हुआ था, अप्रैल में फॉर्म भराया गया था और एग्जाम सितंबर में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ये मान के चलो, तुम ये मान के मत चलो तुम्हारा एग्जाम सितंबर में होगा, अब तुम ये मान के चलना कि तुम्हारा एग्जाम लगभग 2 महीने के बाद होगा। 31 मार्च के बाद अप्रैल और मई जून में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। बाकी अब ये डिपेंड करता है, यार भेल का तो आज तक नहीं हुआ, तो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम फिर क्या, लेकिन ये मान के चलो 2 महीने का गैप तो एटलीस्ट देगा ही देगा आपको, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपका ये ओएनजीसी का जो आपका रिक्रूटमेंट है, इसका वीडियो भी आपके पास इसी चैनल पर अवेलेबल है। बाय चांस अगर आपने नहीं देखा जा करके आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, पेन एंड गेट में वीडियो सेक्शन के अंदर जाकर के देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप विजिट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, और बाकी जो लोग भी केमिकल के साथ में प्लस के साथ मूव कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं नया कोर्स लॉन्च कर चुका हूं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि 1 मार्च से आपका लाइव जा चुका है। 7 PM पर हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। बाकी आपके पास में जो भी आपके पास लोगों का अगर मिस हो गया है, तो वो लोग इन 3 लेक्चर्स को इन हॉलीडेज में फिनिश कर लें। मेरे साथ जब भी लाइव क्लास होती है, इन क्लास आपके 10 मार्च को होगी, आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी ने अगर इनरोल ना किया हो तो आप इनरोल भी कर लीजिएगा इस कोर्स के लिए। बाकी बार के लिए प्रिपरेशन हम ऑलरेडी आपको करा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं है। हम प्लान तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सीबीसी के लिए क्लास ले सकते हैं, बार के लिए भी ले रहे हैं, एनपीसीआई सबके ले सकते हैं, कंडीशन क्या है, आपका इंटरेस्ट। बार के लिए लोगों का इंटरेस्ट जो है ना जीरो है, बिल्कुल जीरो है। हमारा सीबीसीबी के लिए अगर कुछ ले करके भी आऊँगा तो भी आपका इंटरेस्ट जो है ना सबका इतना दिखाएगा नहीं। इससे अच्छा है कि सेल्फ स्टडी करिए, ज़्यादा बेटर है। ना ही हमारा टाइम लॉस होगा, ना ही आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो बार का न्यूक्लियर सीरीज ऑलरेडी हम लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास आपकी जो होगी वो 10 मार्च को होगी, जहाँ पर प्रैक्टिस क्लास मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। दोपहर को 3 बजे डेली आपकी ये क्लास हो रही है, तो इस क्लास के साथ डेली सभी लोग जरूर कनेक्ट करिए, ठीक है ना। क्वालिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ से कराए जा रहे हैं। और आपके कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जाकर के अगर आप देख रहे होंगे, कम्युनिटी पोस्ट आपका हो रहा है इसी प्लान गेट केमिकल पर। डेली आप लोगों के लिए मैं एक क्विज जो है ना 1 से 2 क्विज डेली अपलोड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 12 के लिए क्विज आपकी अपलोड की जा रही है, उन क्विजेस को भी आप देते रहिए, जस्ट देखिए और आंसर करने का ट्राई करिए, ठीक है। तो वो भी आपकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, कम्युनिटी सेक्शन में आपको डेली क्विज मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास गेट अकेडमी का अनअकैडमी का हमारे पास में जो आपका रैंक प्रेडिक्टर है, तो यहाँ पर ऑफिशियली आंसर की अपडेट होने के बाद आपका रैंक प्रेडिक्टर भी अपडेट हो चुका है, तो उसको देख लीजिए। 5 सब्जेक्ट मेरे हैं, 5 सब्जेक्ट सैलेंसर के हैं, 10 सब्जेक्ट हम दोनों मिलकर के आपके कवर अप कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप लोग हमारे साथ में कनेक्ट कर दिए, इन 10 सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से फिनिश करिए। और इसके अलावा जो आपके पास जो हमारी जर्नी है गेट की, वो टाइमली जो है ना फिनिश करिए विद प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है। और आपके पास अगर आप प्लस या आइकॉनिक में से कोई भी अगर आप चूज करना चाहते हैं, तो आपके पास में टॉप एजुकेटर्स, डिजिटल नोट्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, चाहे वो क्विज, कॉम्बेट, और आपके पास में कोई भी आपका असाइनमेंट हो, सब कुछ आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अभी आप इनमें से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस का आपके पास में 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, आइकॉनिक में भी आपके पास ये प्लान रहता है। देखो एक चीज़ है, अगर कुछ करना है तो सीरियसली करिए फिर, ठीक है ना। कुछ दिन ये कर लिया, कुछ दिन वो कर लिया, इस पर फोकस मत रखिए, ठीक है। बिकॉज गेट के थ्रू ही सारे रास्ते निकलते हैं डेली आपसे, और हमेशा बोला जाता है, चाहे सीपीसीबी को देख लीजिए, चाहे आप भेल को देख लीजिए, सभी का जो जनरली पैटर्न रहता है गेट के एग्जाम से होके ही निकलेगा। अगर गेट का अगर आपने अपना टारगेट अगर बना लिया, तो गेट के बाद के जो टारगेट्स होंगे वो आपको दूर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हैं। कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो कॉस्ट इंक्रीज होने से पहले आप जो है ना कोई भी प्लान ले सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के सेंटर्स, आइकॉनिक, प्लस एंड लाइट प्लान्स में जो भी आपका डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं फैसिलिटीज़ में। और इसके अलावा प्लस और आइकॉनिक में आपके 5 प्लान्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी जो है ना आप क्या कर सकते हैं, प्लान चूज कर सकते हैं। मेरा कोड याद कर लीजिए, कभी भी आपको नीड होती है इस कोड के साथ आप मूव कर सकते हैं और मेरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपके पास उड़ान और बुनियाद बैच, ये दो आपके जो 2 बैचेज आपके चल रहे हैं 24-25 के लिए, इनके अंदर मॉर्निंग में आईपीसी और इवनिंग में आपको जो है ना फ्लूइड मैकेनिक्स मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो इन 2 सब्जेक्ट के साथ अपनी जर्नी 24 और 25 के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीएसयू की लिस्ट है आपके पास होनी चाहिए, ये सीपीसीबी हो, चाहे गेल हो, चाहे भेल हो, जितने भी आपके रिक्रूटमेंट्स आते हैं और हो चुके हैं वो लिस्ट के अंदर अपडेट होते रहते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से विजिट जरूर करते रहिएगा, और यहाँ से जो है ना आपके जूनियर्स को मोटिवेट करते रहिएगा कि उनके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में, ठीक है। तो ये लिस्ट किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल बेटा, मैट्रिक्स बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए फिर तो आज की वार्तालाप को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आप सभी को और आपकी पूरी फैमिलीज को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी बधाइयाँ।
आप लोग ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। जिस तरह कपड़ों के कलर को चूज़ करने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है, ईश्वर करे आपके अंदर में अपनी जॉब को चूज़ करने के लिए एक्साइटमेंट हो कि मैं ये वाली जॉब करूँ या ये वाली जॉब करूँ, आपके पास इतने ऑप्शंस हों, ठीक है ना। तो इस होली पर आप लोग की सक्सेस, आपकी जो भी असफलताएं हैं वो सारी के सारी आपकी जल करके नष्ट हों। हमेशा आप लोग ऐसे ही कलरफुल तरीके से अपने जो ज़िंदगी के जो रंग हैं आपके, उनको आप इंजॉय करते रहें। यही मेरी विशेष है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना टारगेट जो है ना वो पकड़ के चलिए, उससे दूर मत भागिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में किसी न्यू सेशन के अंदर। बाकी एक्सी ब्रांच के मैकेनिक्स क्वेश्चन में डेली रात में 9 बजे करा रहा हूँ, तो वो आपको होली के बाद लेक्चर फिर से मिलेगा। आज मैंने एक लेक्चर लिया था, तो उस लेक्चर के साथ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी होली। थैंक यू।